हमारे ना जो टोटल सिलेबस है ना, उसमें से हम क्या कुछ कर चुके हैं मैं वो आपको दिखा देता हूँ। पूरा सिलेबस कितना है और हम क्या कर चुके हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरे सिलेबस में ना टोटल चीजें ये हैं। एक तो सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम डील करना आना चाहिए, हमने वो सीख लिया। फिर आपको लिमिटिंग इक्विलिब्रियम और उसकी सारी टेक्निकलिटी, सारी डायग्राम्स आनी चाहिए, ठीक है, वो आपको कर लिया। फिर आपको रिजल्टेंट फोर्स के दो केसेस आने चाहिए, एक तो वो जब रिजल्टेंट फोर्स निकालनी होती है, और दूसरा वो जब रिजल्टेंट फोर्स गिवन होती है डायग्राम में, वो भी हमने कर लिया। अब हमारे जो टोटल काम रह गया वो है काइनेमेटिक्स और मोमेंटम और वर्क पर एनर्जी। काइनेमेटिक्स यूजुअली 3 days टाइप ले लेता है, ठीक है। मोमेंटम और वर्क पर एनर्जी एक एक दिन का मतलब काम है, बहुत ज्यादा काम नहीं है। अच्छा चलो, ओके। कुछ आइडियाज हैं वो डिस्कस करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं एक दो नए, उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप में से किन लोगों का फिजिक्स है ऑलरेडी ए लेवल्स में? ए लेवल्स में किन लोगों का फिजिक्स है? ओके, सो आप लोगों को ना मैं आज के बाद बहुत अच्छा लगूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों का काइनेमेटिक्स का जो सेक्शन है ना, फिजिक्स में जो आपने पढ़ा है बेटे, अब मैं उसको फिक्स करूंगा, ठीक है। वो मुझे पता है वो भी आपका काफी शदीद वीक होता है, और आप ऑल दो आप लोगों ने ओ लेवल्स में भी पढ़ा होता है, लेकिन आप स्टिल स्टिल यहाँ पे बड़ी बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे होते हो, ठीक है। आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डेवलप होएगी यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे साथ रहना। और इसमें ना शुरू में ऐसे लगेगा कि ओ सर जैन ना बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप नोटिस करना वो चीजें बेसिक नहीं होंगी, वो थोड़ी सी आगे जाके ना एडवांस होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ऑल राइट, चलिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द आइडिया। काइनेमेटिक्स का चैप्टर हम ओ लेवल्स में ना मैथ्स में भी पढ़ के आए होते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि काइनेमेटिक्स के ना सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं M1 में, ठीक है। 7 टोटल क्वेश्चंस हैं, उनमें से 3 उन्होंने ना काइनेमेटिक्स के लिए रखे हुए हैं। 3 आते ही आते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर क्वेश्चंस। अच्छा, अब हम बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट। काइनेमेटिक्स जो ओ लेवल्स में हमने पढ़ा, फिर जिन्होंने, अच्छा, खास तौर पे वो लोग बताओ जिन्होंने कभी भी फिजिक्स नहीं पढ़ा हुआ। हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर जिन्होंने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ा हुआ बेटे? अच्छा, बस है, ये कोई मसला नहीं है। आपने बस बीच में छोटी छोटी क्वेश्चन पूछते जाने। अब आप वैसे तो अभी आप आ, काफी कंफर्टेबल हो गए होंगे यहाँ तक फोर्सेस के बाद से, कि हम हर चीज बेसिक्स से पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी मैं बेसिक्स से पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में आपको एज ये है कि ये चैप्टर आप लोगों ने ना ओ लेवल्स में मेरे साथ या ओ लेवल्स के मैथ्स टीचर के साथ देखा होता है। हमारा ओ लेवल्स में ये चैप्टर भी होता है। कुछ नए वर्ड्स आएंगे यहाँ पे, बीच में कुछ नए वर्ड्स आएंगे। अच्छा, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, ये कुछ नई वोकैबुलरी याद करते हैं। लेट्स सपोज दो सिटीज है, सिटी ए सिटी बी। सिटी ए से सिटी बी अगर आप रोड से जाते हो ना, तो रोड ऐसे टर्न होती होती जाती है, तो 64 किलोमीटर लगते हैं, ठीक है, ए से बी तक। अच्छा, अब गौर से सुनिएगा, ए से लेके बी तक बेटे अगर हमने जाना है और आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो हम उसको डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन यही अगर आप हेलीकॉप्टर करवाएं और सीधे ए से बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर चले जाएं, ए से बी सीधे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर चले जाएं, तो बेटे इसको आप कहेंगे ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक हो गया। सो अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करें किसी दो पॉइंट्स के बीच में, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में, तो बेटा वो डिस्प्लेसमेंट होगी। अच्छा, अब फिजिक्स वालों बात गौर से सुनना। हमने आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन फिजिक्स में डिफरेंट याद करवाई हुई है। यहाँ डेफिनेशन तो नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे यूज होगी आगे जाके ना, तो इसलिए आप अभी याद कर लो कि जब मैं डिस्प्लेसमेंट कहा करूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट बेटे जब भी मैं कहूंगा तो आपने याद करना है कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट। फिजिक्स में क्या डिफाइन करते हो? फिजिक्स में डिफरेंट डिफाइन करते हैं ना, बोलो। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट, ठीक है। फिजिक्स की डेफिनेशन है, इट इज द डायरेक्टेड या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हाँ, बिटवीन टू पॉइंट्स कहते हैं वहां पे। अच्छा, तो अगर आप इस तरह जिगजैग पाथ के ऊपर जा रहे हो, आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आपका जो स्पीडोमीटर बता रहा होता है उसको स्पीड कहते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो तो अब उसको स्पीड नहीं कहते, अब उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो नॉन साइंसेस वालों बेटा दो नए वर्ड सीख लो,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क ये होता है कि डिस्टेंस में डायरेक्शन चेंज हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट सीधा एक डायरेक्शन में रहता है। स्पीड और वेलोसिटी में फर्क ये होता है कि जब आप डिस्टेंस कवर कर रहे होते हो, टेढ़े मेढ़े पाथ्स के ऊपर जा रहे हो, तो हम कहते हैं आपकी स्पीड है। आप जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर जा रहे हो तो हम कहते हैं आपकी क्या है, आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक हो गया। अच्छा, इसका क्वेश्चन में क्या यूज होगा? क्वेश्चन में एक्चुअली इसका उल्टा यूज है। क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन उल्टी काम आती है हमें। क्वेश्चन में ये काम कैसे आती है? क्वेश्चन में दिस वर्क्स एज कि क्वेश्चन में अगर डिस्प्लेसमेंट का या वेलोसिटी का वर्ड यूज हो जाए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का और वेलोसिटी का अगर वर्ड यूज हो जाए, तो इसका मतलब होता है बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का या वेलोसिटी का वर्ड यूज हो जाए तो इसका मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ठीक है ना? अच्छा, चलो अब आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब हम आगे एक फॉर्मूला हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था, आपको याद होगा, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन होती है बेटा फाइनल स्पीड माइनस स्टार्टिंग स्पीड या इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जा रही है, उसकी इनिशियल स्पीड 5 थी, फाइनल स्पीड 15 थी, और उसका टाइम था 4 सेकंड्स में उसने ये चेंज किया। तो अब हम देखते हैं, तो हम कहेंगे दिस विल बिकम 15 minus 5 which is 10 divided by 4 which is 2.5 meters per second square। ठीक है, 2.5 meters per second square। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2.5 meters per second square, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई फाइनल। ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन दो तरह की हो सकती है। अभी तक ओ लेवल्स चल रहा है गाइस, ओ लेवल्स का मैथ चल रहा है, ठीक है। कुछ नया आएगा तो मैं वहां पे स्लो डाउन करूंगा। हाँ हाँ, MS-2 वाला स्टाइल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हाँ हाँ, असल में यूनिट हमने लिखने ही नहीं होते ना। M1 ए लेवल्स में हम यूनिट हमने लिखने ही नहीं होते, वो एग्जामिनर लिखता है सारे। आपने नोटिस किया होगा फिजिक्स के भी पेपर में यूनिट अब आपकी जिम्मेदारी नहीं रहती है P2 में। P2 में नोटिस किया फिजिक्स में, P2 में भी और P4 में भी फिजिक्स का एग्जामिनर यूनिट वाला मार्क खा जाता है आपका। ओ लेवल्स में यूनिट लिखने का मार्क मिलता था, ए लेवल्स में यूनिट सारे एग्जामिनर लिखता है। तो दे हैव टेकन दैट मार्क अवे फ्रॉम यू। अच्छा, सो एक्सेलरेशन बेटा दो तरह की होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। अगर कोई बॉडी स्पीड अप कर रही है, अगर कोई बॉडी स्पीड अप हो गई है, कर रही है, तो बेटे बॉडी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। अगर बेटे बॉडी स्पीड स्लो डाउन कर रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। अच्छा, और बेटे वोकैबुलरी यूज होगी, अगर बॉडी स्पीड अप कर रही है तो हम कहेंगे बॉडी की एक्सेलरेशन हो रही है। और अगर बेटे बॉडी स्लो डाउन हो रही होगी, एक तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी, और दूसरे उसके लिए वर्ड्स यूज होंगे डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है स्लो होना या स्लो करना किसी चीज को, ठीक है। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। इसीलिए वो किसी को इंसल्ट करते हुए कहते हैं ना, ये तो रिटार्ड है बिल्कुल, ऐसे कह देते हैं ना, रिटार्ड किसी को कह देते हैं इंसल्ट करते हुए, तो उसको टेक्निकली उसको स्लो कह रहे होते हो आप। ठीक है, तो रिटार्ड करने का मतलब होता है स्लो होना। अच्छा, एक्सेलरेशन जो होती है ना, बेटा उसका प्लस माइनस का साइन बॉडी की डायरेक्शन पे कमेंट नहीं कर सकता। फिजिक्स वालों ये बात जरा गौर से सुनना, ही आपके भी काम आएगी। अच्छा, तो एक्सेलरेशन का जो प्लस माइनस का साइन है बेटे, द प्लस माइनस साइन ऑफ एक्सेलरेशन कैन नॉट कॉमेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल से घर जाने लगे हो, ठीक है, और लेट्स इमेजिन के आपका घर जो है ना स्कूल की लेन में बिल्कुल सामने है, सीधा, कोई टर्न नहीं आता घर से आपके स्कूल तक, स्कूल के बिल्कुल सामने आपका घर है। ठीक है, तो प्लस माइनस साइन ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो कमेंट नहीं कर सकता ऑन डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, देखते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, इसकी लॉजिक मैं अब आपको समझाता हूँ। देखो जी, आप स्कूल से गाड़ी में बैठे, गाड़ी चलना शुरू हुई, गाड़ी चलना शुरू होगी तो बॉडी क्या हुई होगी, स्पीड अप हुई होगी। गाड़ी चलना शुरू हुई तो बॉडी क्या हुई होगी, स्पीड अप हुई होगी। जब बॉडी स्पीड अप होगी तो एक्सेलरेशन कैसी होगी, पॉजिटिव। गाड़ी आगे को जा रही है। अब आप आगे गए कि आपका घर करीब आ गया, घर करीब आया तो आपने ब्रेक अप्लाई की, ब्रेक अप्लाई की तो बॉडी क्या होगी बेटा, स्लो डाउन। ब्रेक अप्लाई करने से बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, स्लो डाउन। बॉडी स्लो डाउन होगी।
तो एक्सेलरेशन का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन नोटिस करो गाड़ी तो अभी भी आगे कोई मूव कर रही है। सो एक्सेलरेशन पहले पॉजिटिव थी, बाद में नेगेटिव हो गई, लेकिन गाड़ी की डायरेक्शन दोनों केसेस में एक ही तरफ को रही है बेटे। अच्छा, यहां तक ओ लेवल्स था। चलो, अच्छा जी आइए। ले जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने लगी है। फिजिक्स वालों आप लोग भी जरा गौर से सुनना। दो तरह का मोशन मैंने आपको याद करवाना है आज, जरा गौर से सुनने वाली बात है। तो बस ये बोर्ड में नहीं याद करवाना है अभी आपको, ठीक है। ले जी, हमारे पूरे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पेज ये एक पेज है। फिजिक्स वालों बी केयरफुल इसके साथ। बेटे अगर तो बॉडी की स्पीड कांस्टेंट लिखी हो या यूनिफॉर्म स्पीड लिखी हो, तो बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो होती है, क्योंकि बॉडी की स्पीड में चेंज नहीं आ रहा होता। सो एक्सेलरेशन जीरो होना, तो इक्वेशन कौन सी अप्लाई हो सकती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, फिजिक्स वाले जो लोग हैं ना वो बड़े ना, और मैथ्स वाले और फिजिक्स वाले ये एक ही लोग होते हैं। ये ना बड़े वाहियात लोग होते हैं। ये क्या करते हैं कि ना सिंबल्स आपस में मिक्स करने शुरू कर देते हैं, ठीक है। असल में एक्चुअली उनका कसूर नहीं है। होता ये था कि कुछ साइंटिस्ट ना, पहले कम्युनिकेशन तो होती नहीं थी, डिफरेंट मुल्कों में बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं। वो बाद में जब टैली करते थे तो जिसने, या टैली भी नहीं करते थे, तो वो जो मर जाता था, मरने के बाद बुक पब्लिश हो गई होती थी। वो बाद में अब जब बुक शुक सारी एक जगह पे इकट्ठी हुई है, तो जिसने जिस उस सिंबल में काम किया हुआ है वही फिर रख लिया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस is स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो हम डिस्टेंस के लिए बचपन से डी का सिंबल यूज करते हैं, स्पीड के लिए एस का, और टी के लिए टाइम का। अब जब हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एस का सिंबल यूज करते हैं वो। तो मतलब शदीद कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि बचपन से स्पीड के लिए एस का यूनिट यूज हो रहा था, आप डिस्प्लेसमेंट के लिए, इट्स अ फॉर्मल सिंबल, डिस्प्लेसमेंट के लिए एस लिखते हैं, एक्स भी लिख देते हैं कई दफा, यूजुअली एस लिखते हैं, ठीक है। सो एस इज द यूनिट, एस इज द सिंबल फॉर डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा हार्ड वायर कर लेना अपने आप को। वेलोसिटी के लिए वी का सिंबल यूज होता है, और टी इज द टाइम। इन दोनों फार्मूलाज में कोई फर्क नहीं है, ये सेम फार्मूला है। नीचे वाला फार्मूला सिर्फ ये बताता है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है। ये वही फार्मूला जो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू हो जाए तो वोकैबुलरी चेंज हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाती है, इक्वेशन वही रहती है। अगर बॉडी अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेट, नहीं नहीं, स्मॉलर शॉर्ट, स्मॉलर वो नहीं है, कैप्स नहीं है, ये दोनों सेम एस हैं। ऊपर वाला जरा मैंने फ्लुएंट नहीं डाला हुआ है, नीचे वाला जरा ध्यान से डाला हुआ है। दोनों सेम एस है बेटा, स्मॉल लेटर एस है, लोअर केस एस है दोनों में। अच्छा, अगर बॉडी की, अच्छा अब जरा गौर से सुनिएगा, अब जरा गौर से सुनिएगा। अगर बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, या बॉडी की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, तो ये तीन फॉर्मूलाज लगेंगे। फॉर्मूलाज पहले याद कर लेते हैं, फिर मैं अभी जाके कंडीशन याद करवाता हूँ कब लगेंगे। गाइस, जो लोग ये फॉर्मूलाज पहली दफा देख रहे हो बेटा, इनको जरा ध्यान से याद कीजिएगा। ये बहुत यूज करेंगे हम, ये याद हो भी जाती है वक्त के साथ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v के, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, और s डिस्प्लेसमेंट है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, इन चारों की डेरिवेशन हमारे नहीं है फिजिक्स, ठीक है। तो ये यूज कब करनी है, ये यूज करनी है पांच कंडीशंस में। कंडीशंस याद कीजिएगा, ये जरूरी है। ये पांच कंडीशंस में यूज करनी है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी तो ये यूज करना। क्वेश्चन में लिखा होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या लिखा हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखा हो, या क्या लिखा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या कभी भी इंक्लाइंड प्लेन बना हो तो एक्सेलरेशन खुद ही कांस्टेंट होती है। कभी भी इंक्लाइंड प्लेन बना हो तो बेटा एक्सेलरेशन खुद ही कांस्टेंट होती है। कभी भी कोई चीज पुली के साथ लगी हुई और मूव कर रही हो तो एक्सेलरेशन खुद ही कांस्टेंट होती है बेटा, ठीक है। कहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी हमेशा, बोलो, याद करो। इंक्लाइंड प्लेन पे जो मर्जी हो जाए, बॉडी की एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है। कोई पुली के ऊपर बॉडी लगी हुई मूव कर रही है, एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हाँ हाँ, फ्रिक्शन हो तो भी, मैंने क्या बोला, जो मर्जी हो जाए।
तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जब तक आप कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो, इंक्लाइन प्लेन और पुली के ऊपर, दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो हम ये वाले फॉर्मूलाज यूज करते हैं, ठीक है। और हाँ हाँ, अच्छा गाइस मेरी बात सुनो, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ना, ये स्ट्रिक्टली फिजिक्स भी यही होती है। मतलब मैं कोई ऐसी बात M1 में नहीं बोलूंगा जो आप फिजिक्स में नहीं यूज कर सकते हो। और आखिरी कंडीशन है फ्री फॉल। 5 कंडीशन है, या तो लिखा हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या लिखा हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या लिखा हो इंक्लाइन प्लेन बना हुआ हो, या पुली बनी हुई हो। इन सब केसेस में क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। और ये 4 फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं। आखिरी कंडीशन याद कीजिएगा, फ्री फॉल। अच्छा फ्री फॉल क्या होता है, जरा कॉमन सेंस से बताओ, फ्री फॉल क्या होता है? ओके, व्हाट डज कॉमन सेंस से फ्री फॉल क्या होता है? ठीक है, ऐसी चीज गिर रही है, गिर रही है, ठीक है। अच्छा क्या चीज ऊपर को जा सकती है फ्री फॉल में? क्या चीज ऊपर को जा सकती है फ्री फॉल में? अच्छा अच्छा, सोचते हैं, ठीक है, सोचते हैं इस बारे में, सोचते हैं अभी। अच्छा, फ्री फॉल की ना 2 कंडीशंस है। फ्री फॉल की 2 कंडीशंस है। बॉडी मस्ट बी इन एयर, बॉडी मस्ट बी इन एयर, एंड द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज वेट। 2 कंडीशंस पूरी करनी है, ठीक है। बॉडी मस्ट बी इन एयर एंड द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी वेट। अच्छा अब जरा गौर से सुनना। अच्छा जी, हाथ में मोबाइल है या कोई और चीज है, कोई पेन पेंसिल कोई चीज है? ओके, एक्सपेरिमेंट कराना है मैंने, कोई छोटा बहन भाई है वो भी चलेगा। हाँ, बट इसको ना आपने ऊपर फेंकना है। इसको सीधा ऊपर फेंके, ऊपर जाएगा, ये वापस आएगा, इसको कैच कर लेंगे यहाँ पे वापस, ठीक है। अच्छा, 3 पोर्शन है, 3 पोर्शन, ठीक है। इसको ऊपर फेंकना है, ऊपर जाएगा, ऊपर से वापस नीचे आएगा, सीधा ऊपर फेंकना है, सीधा नीचे वापस आना चाहिए, ठीक है। बहन भाई ये तो कैच लाजमी कर लेना, नहीं तो मार पड़ेगी, कैच करना जरूरी है। अच्छा, 3 पोजीशंस है, मुझे आपने बताना है कहां से कहां तक फ्री फॉल है। जी भाई, कहां से कहां तक फ्री फॉल है, इस जर्नी में कहां से कहां तक फ्री फॉल है। अच्छा सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले। ये हमारे ना दिमागों की गलती है बेसिकली, क्योंकि हमने ना नाम रखा हुआ है। मैं तुम्हें बताता हूँ हुआ क्या तुमने सर। नाम रखा हुआ है फ्री फॉल, ठीक है। तो ब्रेन काम ही यही करता है कि बॉडी नीचे गिरी होगी तो फ्री फॉल होगा, ऐसे नहीं है बेटे। बॉडी मस्ट बी इन एयर एंड द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज वेट। बेटा ए से लेके सी तक पूरे का पूरा फ्री फॉल है। सुन ले क्यों है कैसे है, मैं आपको समझा देता हूँ। बेटी ये देखें, हम इमेजिन करेंगे कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, हम इमेजिन करेंगे एयर रेजिस्टेंस नहीं है। लेट्स सपोज ये जा रहा है ऊपर की तरफ को, नीचे की तरफ को कौन सी फोर्स लग रही होगी बेटा, वेट लग रही होगी इसके ऊपर, एयर रेजिस्टेंस तो नहीं है। क्या इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ को कोई फोर्स लग रही है? ऊपर की तरफ को कोई फोर्स लग रही है बेटे? नहीं लग रही। देखो अब यहाँ पे ना हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि सर हमने हाथ से पुश तो किया था, हमने हाथ से ऊपर को पुश तो किया था, जिसकी वजह से ऊपर जा रहे हैं। बेटे द थिंग इज, द मोमेंट आपके हाथ को इस ऑब्जेक्ट ने या बहन भाई ने लीव कर दिया ऊपर की तरफ को, द मोमेंट आपका कांटेक्ट हाथ से खत्म हो गया बेटे, इसने इसके ऊपर आपके हाथ की वजह से लगने वाली फोर्स खत्म हो गई, ठीक है। दैट इज वाई इट इज स्लोइंग डाउन ना, अदरवाइज तो ये स्लो डाउन भी ना हो कभी, ठीक है। तो वापस भी नहीं आना चाहिए इसको। तो द मोमेंट बेटे ऑब्जेक्ट हमारे हाथ से निकल जाता है, उसके ऊपर जो भी फोर्स लग रही होती है हमारे हाथ की वजह से, जिसकी वजह से पुश मिला था उसको ऊपर जाने के लिए, वो फोर्स खत्म हो जाती है। तो अब उसको सिर्फ नीचे वेट लग रहा होता है और कोई चीज उसके ऊपर नहीं लग रही होती है। दैट इज द रीजन वो स्लो डाउन होता है और इवेंचुअली बी के ऊपर जाके रुक जाता है और वापस नीचे गिरना शुरू कर देता है। तो बेटे जब भी किसी बॉडी को हम वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे, जब भी हम किसी चीज को वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे, तो जैसे ही हम उस चीज को फेंक देंगे ना ऊपर, तो बेटे बॉडी फ्री फॉल में आ जाया करेगी फौरन, ठीक है। वो बॉडी फॉरन फ्री फॉल में आ जाया करेगी। अच्छा एयर रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है अभी, जब तक क्वेश्चन में बताई ना हो। अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो तो बेटे फिर फ्री फॉल नहीं होता, क्योंकि हमारी दूसरी कंडीशन वायलेट हो जाती है। ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी वेट।
उसके अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रही होनी चाहिए। अच्छा, ये वो रॉकेट बनाते हैं, रॉकेट चलाते हैं, क्या क्या नाम है ये, स्पेस एक्स वाले? हाँ जी, रॉकेट जो होता है, बताइएगा जी। रॉकेट फ्री फॉल में होता है कि नहीं होता, जब ऊपर जा रहा होता है? हाँ, नहीं होता, क्यों? नीचे को वेट लग रहा होता है। हाँ, रॉकेट का फ्यूल बर्न हो गया, ऊपर की तरफ को बूस्टर बूस्ट दे रहा होता है। रॉकेट का फ्यूल चल रहा है पीछे, फ्यूल आगे की तरफ को बूस्ट दे रहा होता है। तो रॉकेट जो होता है वो फ्री फॉल में नहीं होता। ठीक है, अगर एट सम पॉइंट इन टाइम वो इंजन बंद कर दे, रॉकेट का इंजन अगर वो बंद कर दे, तो क्या होएगा? अब ये फ्री फॉल है, चाहे ऊपर जा रहे, चाहे ऊपर जा रहे। ठीक है, समझ आ गया बात? तो बेसिकली वर्ड फ्री फॉल जो है ना, वो थोड़ा सा मिसलीडिंग है। वो हमें लगता है कि बॉडी नीचे आ रही हो तो फ्री फॉल होता है, सिर्फ ऐसे नहीं है। तो अब पूरी बात याद कर ले, अब आपको पूरा बोर्ड समझ आएगा। अच्छा बेटे, कोई भी दुनिया में जब बॉडी मूव करेगी ना, वो इन दो में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेगी आपके लिए। बेटी, जब पूरी कोई भी चीज मूव करेगी ना यूनिफॉर्मली, ठीक है, तो वो इन दो कैटेगरीज में से एक में फॉल करेगी। क्वेश्चन में लिखा होगा क्लियरली, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। या तो कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड लिखा होगा। अगर ऐसा लिखा हो तो एक्सेलरेशन बेटे जीरो होती है, और आप ये वाली जो बचपन में इक्वेशन पढ़ी थी स्पीड की, वो वाली इक्वेशन फॉलो करते हैं। अगर बेटे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, ये लिखा हो, या उसको छुपा के लिखने का तरीका क्या है? तीन तरीके हैं। इंक्लाइंड प्लेन बना दे, या पुली बना दे, या बॉडी को फ्री फॉल में ले जाए। फ्री फॉल होता है बेटा, बॉडी मस्ट बी इन एयर एंड द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज वेट। अच्छा, फ्री फॉल में हमें ए की वैल्यू पता होती है। अगर बॉडी स्पीड अप हो रही है तो +10 लेते हैं, अगर स्लो डाउन हो रही है तो -10 लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये चार इक्वेशंस यूज हो सकती हैं। फिजिक्स वालों, फिजिक्स वालों, फिजिक्स वालों, सुन लो, एक गलती हम आपके साथ जो करते रहे। आपने इन इक्वेशंस का नाम क्या पढ़ा हुआ है? आप सारी उम्र से इन इक्वेशंस को क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हो इन इक्वेशंस को? इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते फिर रहे हो ना? गलत कह रहे हो। हाँ, सोवेट भी कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। गलत कहते हैं। नेक्स्ट टाइम आप बुक खोलोगे ना, आपने लाजमी इनके ऊपर हेडिंग देखनी है, या क्लास टीचर के नोट्स देखोगे ना, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ाई है उन्होंने ठीक लिखवाया होता है, हमने सही नहीं लिखा होता। उनके नोट्स खोलना, उसमें लिखा होगा इक्वेशंस ऑफ कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन तो इधर वाली भी है। इक्वेशन ऑफ मोशन तो बेटा ये लेफ्ट वाली भी है। इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती, इसमें एक्सेलरेशन जीरो होती है बेटे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन होती है ये वाली। ठीक है, अच्छा, इसको यहां तक आप लोगों ने कल याद करके आना है, क्योंकि कल इसकी बड़ी हैवी एप्लीकेशन होनी है। अच्छा, और मेरी बात सुने, अगर कोई स्टूपिड आपको ये बता रहा है ना कि आपने फॉर्मूलाज नहीं याद करने, ठीक है, तो वो बिल्कुल गलत कर रहा है, क्योंकि फॉर्मूला आता होगा तो अप्लाई होगा ना। फॉर्मूला आता ही नहीं होगा तो अप्लाई कैसे होगा? अच्छा, तो अब हम आते हैं एक क्वेश्चन के। A ball is projected vertically upwards with a speed of 9 meters per second velocity from the top of a 50-meter tall building. ठीक है, find the maximum height reached by the ball above the ground. जो लोग फिजिक्स वाले बने बैठे हुए ना लोग, जरा अटेंटिव होना, आज तुम लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। ठीक है, यू विल बी एबल टू सी थिंग्स लाइक यू हैव नॉट सीन them बिफोर। ठीक है, तो बड़ा फायदा होएगा। अच्छा, तो थोड़ी देर के लिए बातें वैसी ही रहेंगी जैसी सीखी हुई हैं, फिर नई बात आएगी, तो you'll be better off. अच्छा, a ball is projected vertically upwards with a velocity of 9, ऊपर को फेंका, ऊपर गई, ऊपर से नीचे गिर गई। अच्छा, आई वांट टू मेक श्योर कि आप लोगों को ये पता हो कि ये डायग्राम गलत बनी हुई है। असल में डायग्राम ऐसे नहीं है, असल में जर्नी ये नहीं है। बॉल को सीधा ऊपर फेंका और बॉल सीधा उसी लाइन पे वापस नीचे गिरा। बॉल आगे को नहीं गया हुआ, क्योंकि आगे को चला जाए तो फिजिक्स वालों बताओ चैप्टर कौन सा होता है?
हाँ वो चैप्टर फर्क है ना, वो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, यस। ठीक है, तो आगे को नहीं जाना। हाँ, तो इसलिए आपने बेटा सीधा ऊपर जाना है और सीधा नीचे जाना है बस। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मैंने बैक जर्नी जो है ना बेटे वो अलग से भी बनाई हुई है, बैक जर्नी अलग बनाई हुई है मैंने। Okay, so a ball is projected vertically upwards with velocity 9 from the top of a 50-meter tall building. Find the maximum height reached by the ball above the ground. ठीक है, find the maximum height reached by the ball above the ground. ऊपर जाने से उसकी हमने maximum height बतानी है। चलिए आज देखते हैं। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात, क्या ये बॉडी फ्री फॉल में है, यस और नो? ए से बी, बी से सी, कहां से कहां तक बॉडी फ्री फॉल में? हमने उस दिन भी बात की थी। तो द मोमेंट इस बॉडी को हमने ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया ना, ये पूरा जर्नी फ्री फॉल का है। हम पहले ए से बी तक देख लेते हैं, सिर्फ बॉडी को हम ए से लेके बेटा बी तक देख लेते हैं। बॉडी है इस टाइम पे फ्री फॉल में। बेटे बॉडी जब ऊपर को जा रही होगी, बेटे बॉल जब ऊपर जा रही होगी ए से बी तक के लिए, पहले हम सिर्फ ए से बी का पोर्शन देख लेते हैं। ए से बी तक के लिए बेटे जब बॉडी ऊपर को जा रही होगी, तो मुझे बताएं बॉडी स्पीड अप हो रही होगी या स्लो डाउन हो रही होगी? तो बॉल को ऊपर को फेंका तो बॉडी स्लो डाउन हो रही होगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 ले लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी ए के ऊपर बॉल की है 9। हमें पता है टॉप पे बॉडी की वेलोसिटी जो हो जानी है बेटे वो हो जानी है 0। फाइनल वेलोसिटी 0। एयर, अच्छा मरवान, अब बेटे पूरे M1 में जब तक एग्जामिनर एयर रेजिस्टेंस की बात ना करे, एयर रेजिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस 0 है जब तक एग्जामिनर खुद क्वेश्चन में बात ना करे उसकी। ठीक है, तो पूरे जनरल रूल याद रख लेंगे। हमने बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की, कितना डिस्टेंस कवर किया इसके ऊपर को जाते हुए। फिजिक्स में भी ऐसे होता है। हाँ जी, मुस्फिरा बेटे हमने -10 इसलिए लिया, बेटे बॉडी थी फ्री फॉल में। फ्री फॉल में बेटे, फ्री फॉल में बेटा बॉल जो है अगर स्पीड अप हो रही होती तो +10 लेते हैं एक्सेलरेशन, अगर स्लो डाउन हो रही होती तो बेटा एक्सेलरेशन -10 लेते हैं फ्री फॉल के लिए। फ्री फॉल की एक्सेलरेशन हमें पहले पता होती है। नहीं बेटा, आप सोचो जब आप किसी भी चीज को ऊपर को फेंकते हो, तो द मोमेंट इट लीव्स योर हैंड, इट लीव्स योर हैंड, द मोमेंट इट लीव्स योर हैंड, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या, वो बॉडी क्या होने शुरू हो जाती है, स्लो 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 स्लो, क्योंकि नीचे वेट उसको नीचे खींच रहा है ना, फिर ऊपर जाके एक मोमेंट के लिए रुकती है और फिर वापस गिरती है। ठीक है, ताहा बेटे इनिशियल वेलोसिटी यू है ना, 9 क्वेश्चन में गिवन है बेटा ए के ऊपर। ऑलराइट, अब देखो 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर्ड माइनस u स्क्वायर्ड। ठीक है, 2a is acceleration which is -10, s is displacement is equal to v squared minus u squared। ठीक है, माइनस एस की वैल्यू यहां से हम निकाल लेते हैं। ये मुझे इसकी वैल्यू निकाल दो यहाँ से, 81/20 करना। बेटी आ गया 4.05। मतलब ए से बी तक बॉडी ने कितना ट्रेवल किया, और कितना ट्रेवल किया, 4.05। तो बताइए बेटा व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड? मैक्सिमम हाइट रीच्ड अबव द ग्राउंड, बेटे वो कितनी आ जाएगी? 50 से तो शुरू हुए थे, 4.05 और ऊपर चले गए, तो 54.05। तो बेटे ये पूरी की पूरी आ जाएगी 54.05। ऑलराइट, तो हमने फॉर्मूला लगाया 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बेटा इन फॉर्मूलाज में से हमने ये वाला फार्मूला चूज किया। हमने क्यों ये वाला फार्मूला चूज किया उसकी मैं रीजनिंग भी समझा देता हूँ, जो लोग पीपल हु आर न्यू टू दिस। बेटा हमने ये फार्मूला इसलिए चूज किया क्योंकि आपने देखना आपके डेटा में कौन सा वेरिएबल बिल्कुल है ही नहीं। हमारे यहाँ पे टाइम नहीं है, टाइम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है हमारे क्वेश्चन में, ना तो गिवन है ना फाइंड करना है। तो बेटा ऊपर चलें तो टाइम वाली इक्वेशंस को छोड़ देते हैं, टाइम वाली इक्वेशंस को छोड़ देते हैं। तो जब हम टाइम वाली इक्वेशंस को छोड़ देंगे तो बेटा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
ऑलराइट, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया 4.05। हमने ग्राउंड से हाइट बतानी थी, तो 50 नीचे था और प्लस 4.05 और हो गया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया बेटा 54.05। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, अच्छा चलो जी, अब बताइए क्या होगा। अब हम चाहते हैं, ओके, जब बॉल नीचे गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ठीक करवा दूं। बॉल नीचे गिरेगी तो इवेंचुअली तो वो ठा करके नीचे गिर जाएगी, जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। ये वो वाली वेलोसिटी नहीं पूछ रहे, ठीक है। वो तो उनको भी पता है कि किसी भी चीज को जमीन पे फेंको तो इवेंचुअली जीरो हो जाती है। दिस इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, लाइक जस्ट अ मोमेंट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। हमने वो वेलोसिटी प्रेडिक्ट करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, हम सेम काम करेंगे, लेकिन अब हम बी से सी के लिए फ्री फॉल लगा के देखेंगे। सो बी से सी तक फ्री फॉल क्या होगा। फिजिक्स वालों अटेंटिव रहना, मुझे पता है ये तुम लोगों को आता है। इसके अगली बात जो है ना, जो मैंने सिखानी है, वो तुम्हारे काम आएगी। अब बी पे तो बॉडी मोमेंटरी रेस्ट के ऊपर थी, इनिशियली रेस्ट पे थी। हम सी के ऊपर बताना चाहते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब बॉडी नीचे को गिर रही है, बॉडी स्पीड अप होगी या स्लो डाउन होगी। स्पीड अप होगी, तो इस दफा +10 लेंगे। जी, बी से सी की डिस्प्लेसमेंट बताइएगा कितनी थी। बी से सी की डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में। डिस्प्लेसमेंट थी 54.05। ठीक है, ऑल राइट, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2as, a is acceleration, then s is displacement 54.05 is equal to v squared minus 0 squared। बेटा मुझे बताना v squared जिसके इक्वल आ रहा है 1081। अच्छा, और v क्या आ गया 32.87। a is acceleration due to gravity, अहमद। हाँ, a is acceleration due to gravity। अच्छा, यहां तक तो हमें बात समझ आ गई। हमने ए से बी पे भी फ्री फॉल लगाया, बी से सी पे भी। अच्छा, फिजिक्स वाले लोगों जरा गैदर अराउंड प्लीज। एंड मुझे पता है यहाँ तक आपके इंटरेस्ट की कोई चीज नहीं थी, यहाँ तक आप लोगों ने फिजिक्स में देखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा गौर से एक बात सुनिएगा। हम सेम क्वेश्चन करने लगे, लेकिन इस दफा इसमें दो पार्ट्स नहीं है। लेकिन सबके लिए लर्निंग में बड़ी बड़ी जरूरी चीज है। जिनका फिजिक्स नहीं है वो पहली दफा लर्न कर रहे हैं, जिनका फिजिक्स है वो भी पहली दफा लर्न कर रहे हैं कि इस तरह से भी सोचना जरूरी है। क्योंकि M1 हमें फोर्स करेगा इस पर्टिकुलर वे में सोचने के लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। तो ये जरा इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए। आपने वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फाइंड करनी है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट सी, सेम स्टोरी है, ठीक है। अब हम चाहते ये हैं कि हम ए से लेके सी तक, क्योंकि इकट्ठा फ्री फॉल है, हम चाहते ये हैं कि ए से लेके सी तक, क्योंकि इकट्ठा फ्री फॉल है, हम ए से सी तक डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना चाहते हैं। हमें ए के ऊपर इनिशियल वेला, हम दो पार्ट्स में जर्नी को तोड़ना नहीं चाहते, ए से बी और बी से सी अलग नहीं करना चाहते। और M1 हमें फोर्स करेगा इसका हरकत के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ए इनिशियल वेलोसिटी ए के ऊपर 9 है, सी की फाइनल वेलोसिटी वो हमसे पूछ रहे हैं। चलिए, अब मैं आपसे दो बातें पूछूंगा। क्या आपको एक्सेलरेशन पता है फ्री फॉल की। बताएं जी, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेंगे, +10 के -10। कंफ्यूज हुए ना फिजिक्स वालों, ऐसे लिटिल सा कंफ्यूजन आया ना कि ओ ऊपर जाते हुए तो -10 यूज करते थे, नीचे गिरते हुए स्पीड अप होते हुए +10 यूज करते थे। अभी क्या लेंगे। हम्म बेटी, एक्सेलरेशन, अब गौर से सुनिएगा, ये कुछ रूल्स हैं, ये हमने आपको फिजिक्स में कभी भी नहीं पढ़ाए होते। ये मैं आपको बेटे पहली दफा सिखाने लगा, और ये ऐसा रूल्स हैं जो यूज करने होते हैं। बेटे आपने एक्सेलरेशन -10 लेनी, आपने एक्सेलरेशन -10 लेनी है। वजह सुनिए, इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सेलरेशन जो चाहिए होती है वो इनिशियल वेलोसिटी की चाहिए होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन को जो एक्सेलरेशन चाहिए होती है बेटा, वो इनिशियल वेलोसिटी की चाहिए होती है।
वो उसको फर्क नहीं पड़ता बाद में बॉडी कहाँ जा रही है, वो उसको खुद एडजस्ट कर लेगा। तो जब भी आपने आज के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन डाली, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी पे खड़े हो जाना है, स्टार्टिंग पोजीशन पे, और वहां पे देखना है कि क्या बॉडी अभी स्पीड अप होने लगी है या स्लो डाउन। अगर बॉडी स्पीड अप होने लगी है तो अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव वाली लेनी है, अगर बॉडी स्लो डाउन हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लेनी है। इन इक्वेशन ऑफ मोशन वी आर रिक्वायर्ड टू एंटर द एक्सेलरेशन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ओनली। ठीक है बेटे, ये देखो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पे खड़े होंगे, यहाँ जाके इनिशियल वेलोसिटी ये थी बेटा। इस मोमेंट पे बॉडी अभी जब चलना शुरू होगी, इमेजिन करो कि एक वीडियो रिकॉर्ड हुई है, जैसे ही वीडियो चलना शुरू होगी तो बॉडी क्या होना शुरू होगी, स्लो डाउन होना शुरू होगी, स्लो डाउन होगी और जीरो पे चली जाएगी। स्टार्ट में 90 मीटर्स पर सेकंड से जा, सॉरी 9 मीटर्स पर सेकंड से जा रही थी, और स्लो डाउन होते 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 बी के ऊपर बेटे जीरो हो जाएगी। ठीक है, सो बॉडी स्लो डाउन होगी। ठीक हो गया। अच्छा, सो आपने इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर खड़े होना है। एक्सेलरेशन का साइन डिसाइड करने के लिए ना बेटे, एक्सेलरेशन का साइन डिसाइड करने के लिए आप हमेशा इनिशियल वेलोसिटी पे जाके खड़े होगे। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होते ही आप चेक करोगे पहले बॉडी क्या हो रही है, स्लो डाउन के स्पीड अप। हमें पता है ऊपर को जा रही है बॉडी, तो पहले तो स्लो डाउन होगी। तो अगर स्लो डाउन हो रही है तो आप नेगेटिव एक्सेलरेशन दोगे। हाँ हाँ, सबके लिए, सारी इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, ये जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन का ओरिजिनल रूल है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, चलो अगली बात सीखते हैं। चलो डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, ए से सी की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी जी। डिस्प्लेसमेंट होता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। देखिए कितना है बेटा, ए और सी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है बेटे, डिस्प्लेसमेंट तो ये होती है ए और सी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, 50। हाँ 50। अच्छा, तो पता है लिखेंगे क्या इक्वेशन में, फिजिक्स वालों इधर आ जाओ, इंपॉर्टेंट बात सिखाता हूँ। तुम्हारे आधे फिजिक्स की वर्किंग छोटी हो जाएगी और इजी दिमाग गेन होंगे। -50 लगाना है, -50 लगाना है, -50 लगाना है। अभी माइनस कहाँ से आ गया, ये भी सिखाता हूँ बेटे। एक्सेलरेशन का प्लस माइनस कहाँ डिसाइड किया था, आइए जरा एक्सेलरेशन से चलते हैं, बताता हूँ, समझाता हूँ, सारी बात समझाता हूँ। दो प्लस माइनस के साइंस नए सिखाऊंगा, दुआएं दोगे जिंदगी में। पहला, एक्सेलरेशन का प्लस माइनस का साइन सिखाता हूँ। एक्सेलरेशन का प्लस माइनस का साइन कैसे डिसाइड होता है, इनिशियल वेलोसिटी पे जाके खड़े होते हैं और डिसाइड करते हैं कि या तो बॉडी स्लो डाउन होने लगी तो नेगेटिव ले लेते हैं एक्सेलरेशन, बॉडी इनिशियल वेलोसिटी पे स्पीड अप हो रही हो तो पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक हो गया जी। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट कैसे मार्क करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का बेटा आपने क्या करना है, आपने अपनी डायग्राम पे स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक, स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक एक एरो बनाना है और उसका नाम रख देना है डिस्प्लेसमेंट। अब आपने अपनी इनिशियल वेलोसिटी के एरो से इसको कंपेयर करना है। आपकी इनिशियल वेलोसिटी किधर को जा रही है, ऊपर को। अगर तो आपका इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का एरो सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगी। अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी का एरो और डिस्प्लेसमेंट का एरो एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं तो बेटे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगी। वैल्यू तो 50 रहेगी, वो नेगेटिव आएगी। सो दो चीजों का प्लस माइनस बेटे हमने डिसाइड करना सीखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है इस टाइम पे। ठीक है, ये वाली थ्री मैंने लिखी हुई है बेटा, लिखी हुई है, सब लिखा हुआ है जी। हाउ टू डिसाइड प्लस माइनस के साइंस। एक्सेलरेशन का प्लस माइनस का साइन कैसे डिसाइड होता है, पहले लेफ्ट साइड देख लें बोर्ड की बेटे, पहले लेफ्ट साइड देख लीजिए बोर्ड की। एक्सेलरेशन का प्लस माइनस का साइन कैसे डिसाइड होता है, इनिशियल वेलोसिटी पे जाके खड़े हो जाओ और ऑब्जर्व करो कि क्या बॉडी स्पीड अप होने लगी थी। अगर तो बॉडी स्पीड अप होने लगी थी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, अगर बॉडी स्लो डाउन होने लगी है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन को सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट की एक्सेलरेशन चाहिए होती है, उसको बाद की एक्सेलरेशन नहीं चाहिए होती। नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या बिटवीन द स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। तो बेटा आप स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट के ऊपर एरो लगाओगे। बेटे इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस तो आ ही नहीं सकता, उसमें डिस्प्लेसमेंट ही आनी है हमेशा। इक्वेशन ऑफ मोशन में आप जहां से जहां तक की इक्वेशन लगा रहे हो ना बेटा, वहां की आनी ही डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ओके, सो मार्क एन एरो फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट ऑफ द जर्नी एंड लेबल इट विद एस। ठीक है। अच्छा, और नाउ कंपेयर
द डायरेक्शन ऑफ एरोस फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी। अगर तो डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी का एरो सेम डायरेक्शन में होगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेंगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेंगे। तो इस सारे सीखने से हुआ क्या कि वो जो काम हम 2 स्टेप्स में कर रहे थे वो एक ही स्टेप में इकट्ठा हो जाएगा। 2as is equals to v squared minus 9 squared, 1000 is v square minus 81, v square यहाँ से 1081 सेम आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन फोर्स करेगा हमें, मैं बताऊंगा क्वेश्चन फोर्स कर लेगा। हाँ, वो ब्रेक करने नहीं देगा, वो उसमें अननोन्स ऐसे डालेगा ना। अमन, उसमें बेटे अननोन्स ऐसे होंगे, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता होगी, तो आप ये ना जो हमने लास्ट टाइम ब्रेक करते हुए ये वाला डिस्टेंस निकाल लिया था ना, वो डिस्टेंस नहीं होगा आपके पास, वो ब्रेक करने ही नहीं देता सवाल को। ठीक है, तो क्वेश्चन फोर्स कर लेता है हमें कि क्वेश्चन करना ही इस तरह से है, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकेंगे कभी भी। तो अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि फिजिक्स में हमें नहीं करवाया होता ये। ठीक है, तो हम इधर से सीख के जब जाते हैं ना तो फिजिक्स हमें ऐसे हलवा लगना शुरू हो जाती है इसके बाद, बिल्कुल। क्योंकि वहां पे वो दो दो तीन तीन स्टेप में जो सवाल कर रहे होते हैं वो एक गो में हो जाना होता है करेक्ट एप्लीकेशन से, प्लस माइनस साइंस की। अच्छा, अभी अब आप सोच रहे हो कि सर पहले तो ही नहीं आप ऐसे कर रहे थे, पहले भी तो आपने लगाई है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लेट मी शो यू कि पहले भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था। मैं कनेक्ट करवा देता हूँ पहली अप्रोच के साथ, जरा गौर से देखना, अच्छा रहता है, ब्रेन कनेक्ट ठीक जगह पे कर लेता है उसको। बेटे ये देखो, इस पहले पार्ट में मैंने ए से बी तक लगाया हुआ है फ्री फॉल, ठीक हो गया। ए से बी तक फ्री फॉल लगाया हुआ है बेटे। बेटा इधर जरा गौर से देखते रहना, मैं एक कलर से करता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी बेटा ऊपर को जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा ऊपर को जा रही है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी पे खड़े होकर देखें बॉडी स्पीड अप हो रही है या स्लो डाउन हो रही है? स्लो डाउन हो रही है। तो एक्सेलरेशन चेक करें कैसी ली हुई है बेटा मैंने, पॉजिटिव तो या नेगेटिव बेटा? बॉडी स्लो डाउन हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसी ली हुई है बेटा मैंने, नेगेटिव ली हुई है। मेकिंग सेंस, वही रूल है। ठीक हो गया। अब ए से बी तक लगा रहे हैं तो ए इज द स्टार्ट पॉइंट, बी इज द एंड पॉइंट। स्टार्ट से एंड की तरफ को एरो लगा दियो ना, इस एरो का नाम होगा डिस्प्लेसमेंट। नोटिस करें कि आपका इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। आपका इनिशियल वेलोसिटी का एरो और डिस्प्लेसमेंट का एरो सेम डायरेक्शन में है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आई थी बेटा। ठीक है, आपकी डिस्प्लेसमेंट इसलिए पॉजिटिव आई थी, अगर ऑपोजिट होते तो नेगेटिव आ जाती। ठीक है आयशा बेटी, ये हम डिसाइड करेंगे ना कि हम कहां से कहां तक इक्वेशन लगा रहे हैं, तो वो स्टार्ट और एंड होगा। ठीक है, ऑल राइट। सेकेंड पार्ट में हमने डिसाइड किया था कि हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं बी से सी तक। अच्छा, अब इनिशियल वेलोसिटी पे खड़े होकर देखें, बी पे खड़े होकर देखें, बी पे बॉडी इनिशियली किधर को गिरने लगी है, नीचे को गिरने लगी। बी, अब बी टू सी लगा रहे हैं ना, तो अब हमारे बी है और ये सी है बेटा। तो इनिशियल वेलोसिटी पे स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े होकर देखें, स्टार्टिंग पॉइंट पे बॉडी स्पीड अप होने लगी है या स्लो डाउन? जब बॉडी नीचे को गिरती है कोई भी, तो वो स्पीड अप होती है या स्लो डाउन? स्पीड अप होती है। स्पीड अप होती है तो उसकी एक्सेलरेशन का साइन कैसा होना चाहिए था फिर? पॉजिटिव। सेम रूल लग रहा है, कोई रूल कहीं कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा? अच्छा, अब हम क्योंकि बी से सी कर रहे हैं तो बी विल बी द स्टार्ट पॉइंट एंड सी विल बी द एंड पॉइंट। बी से सी है ना इस दफा जर्नी, तो बी से सी स्टार्ट से एंड पॉइंट ऑफ द जर्नी की तरफ को एरो लगा दे। इस एरो का नाम डिस्प्लेसमेंट रख दे। लेकिन जी डिस्प्लेसमेंट का एरो किधर को जा रहा है, नीचे को, और बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे को जाने लगी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सेम तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर कैसा लेना चाहिए था, पॉजिटिव या नेगेटिव बेटा? पॉजिटिव। तो हम फिजिक्स में भी यही कर रहे होते हैं, हमें बस रूल नहीं बताया होता उन्होंने। असल में मैंने आपको ना पूरा रूल सिखा दिया है। फिजिक्स में ना अनफॉर्चुनेटली सिलेबस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि बहुत सारा सिलेबस और भी होता है, तो टीचर के पास ना, मतलब मेरा ख्याल है करवा देना चाहिए, बट टीचर्स को लगता है कि वहां पे इतना टाइम नहीं होता कि बच्चे को ये वाले 2 कॉन्सेप्ट सिखा दे। अब आपका इक्वेशन ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया। नाउ यू नो एवरी वेरिएशन यू कैन डू विद इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये जो मैंने अभी आपको सिखाया है ये फिजिक्स में 100% एप्लीकेबल है।
ठीक है, ये ओरिजिनल फिजिक्स है। हाँ, ये ओरिजिनल फिजिक्स है जो पूरी हमें इनिशियली आपको सिखानी चाहिए, ठीक है ना। तो वहां पे वो टीचर्स कहते हैं शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से वो नहीं, उन्होंने बड़े चैप्टर्स पे जाना होता है तो वो इतना ज्यादा टाइम इस पे एग्जर्ट नहीं करती। लेकिन मेरा ख्याल है कर देना चाहिए, क्योंकि उससे ना जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। यहाँ तक हम इक्वेशन ऑफ मोशन से जितनी हमारी लड़ाई थी ना, वो ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट लड़ ली है, ठीक है। इधर से हम बस एक आधी और चीज सीखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे टाइम डिले के बारे में। देयर इज अ कॉन्सेप्ट, टाइम डिले। ओके, इसके ऊपर हम बात में आते हैं। हम्म, ऑलराइट जी, टाइम डिले। टाइम डिले को जरा अंडरस्टैंड करते हैं हम। दो पार्टिकल्स है, पार्टिकल पी है और पार्टिकल क्यू है हमारे पास। अच्छा, पार्टिकल पी और पार्टिकल क्यू दोनों को हम ग्राउंड से रिलीज कर रहे हैं और इन दोनों को हम ऊपर भेज रहे हैं। इन दोनों को हम ऊपर भेज रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन एक ग्लिच है, ये दोनों इकट्ठे स्टार्ट नहीं हो रहे। पार्टिकल क्यू, अच्छा फिजिक्स वालों आप लोग बहुत ज्यादा बेनिफिट करोगे इस डिस्कशन से अभी। ये जरा अटेंटिव होकर सुनना। पार्टिकल क्यू वाज रिलीज्ड 2 seconds आफ्टर पी। ये हमारे से फिजिक्स में भी काफी दफा होता है और ये यहाँ पे भी काफी दफा आएगा। पार्टिकल क्यू was released 2 seconds after P. 2 seconds after P. ठीक है, पार्टिकल Q was released 2 seconds after P. तो अगर पार्टिकल P के लिए टाइम को T लेंगे तो पार्टिकल Q के लिए टाइम को क्या लेंगे? T+2 और T-2। तो लेट्स सी, पहले कॉन्सेप्ट दूंगा उसके बाद बताऊंगा आंसर। करेक्ट आंसर बाद में बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बिकॉज मैं चाहता हूँ ये याद रहे, ये याद रहे, इससे फिजिक्स भी ठीक होगा, इससे इससे ठीक से याद हो जाएगा। अच्छा चले आइए, लेट्स बिगिन। इमेजिन करते हैं कि हमने ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो था ना, इसको रिकॉर्ड किया और हम उस वीडियो को देखने लगे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट के ऊपर जैसे ही हम वीडियो को प्ले करेंगे, पार्टिकल पी जो है ना टाइम जीरो पे चलना शुरू कर देगा ऊपर को। क्या पार्टिकल क्यू चलना शुरू करेगा? नो, पार्टिकल क्यू नीचे रेस्ट के ऊपर बैठा होगा। टाइम चलना स्टार्ट हो जाएगा, 0.1 सेकेंड, 0.2, 0.3 सेकेंड, और टाइमर ऑन हो गया। टाइम गुजरता जा रहा है, पी ऊपर जाता जा रहा है और क्यू नहीं जा रहा। जब टाइम 2 सेकेंड्स हो जाएगा तो पार्टिकल क्यू भी ऊपर को चलना शुरू कर देगा। पी तो जा रहा होगा, पी ऑलरेडी कहीं जा चुका होगा, और क्यू ऊपर और जाना शुरू कर देगा। आपको मैं कहता हूँ टाइम जब 3 seconds गुजर गया, व्हेन द टाइम हैज पास 3 seconds, मैं आपको कहता हूँ वीडियो पॉज कर। टाइम जब 3 seconds गुजर गया, मैं आपको बोलता हूँ बेटा वीडियो पॉज कर दें। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताएं पी के लिए टाइम कितना गुजरा है? What is the time that P has spent moving? How much time P has spent moving? तो आप बोलोगे सर 3 seconds, क्योंकि वीडियो को चलते हुए 3 seconds हुए हैं। How much time Q has spent moving? How much time Q has spent moving? ये पहले 2 seconds के लिए तो भाई बैठे रहे थे, ये तो 2 सेकंड बाद चलना शुरू हुआ था, तो अभी इसको चलते हुए तो कितना सेकंड्स हुए? सिर्फ 1 सेकंड हुआ है। तो कैन यू गाइस सी द रिलेशनशिप? उसको 2 seconds कम हुए हैं चलते हुए। चलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे अगर टी होगा टाइम पी के लिए, तो क्यू के लिए टाइम क्या होगा? T-2 होगा। तो जितने भी लोग T+2 कह रहे थे वो गलत कह रहे थे। अच्छा, अब बात को प्रॉपरली सुनते हैं, सुनो। इसका ना प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट होता है, हमारे बच्चे को ये नहीं पता होता टी क्या है। ओके गाइस, टी क्या है? अच्छा आ जाओ, कॉन्सेप्ट ठीक करता हूँ, कॉन्सेप्ट काम आएगा जिंदगी में, आइंदा ये डिसीजन लेने में आसानी होगी। एक्चुअली बाय द वे, अगर तुम्हारी सिर्फ टी की डेफिनेशन ठीक होती ना, तो तुम लोग ये पहले वाला T-2 और T+2 जो है ना, ये ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक गैस कर लेते हैं। अच्छा बेटा, ये जो टी टाइम होता है ये हमने यूज करना होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में, करेक्ट?
जो टी टाइम है ये आपने कहाँ यूज करना है? इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज करना है आपने। तो बेटे इक्वेशन ऑफ मोशन को जो टाइम चाहिए होता है ना बेटे, वो टाइम ऑफ मोशन चाहिए होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर ना बेटे टी जो होता है, बेटे ये याद रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन में जो टी होता है वो क्या होता है? टाइम ऑफ मोशन। अब देखना, अब आपको 1 मिनट में एवरीथिंग विल कम टू यू एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ये एकदम से हुआ क्या है, एंड एवरीथिंग विल कम टू इट्स ओन प्लेस। जरा देखना, अभी जब मैंने 3 सेकंड्स पे प्लेस किया, 3 सेकंड्स पे वीडियो पॉज की थी, तो टाइम फॉर पी कितना था? टी क्या था? टी वॉज टाइम फॉर मोशन। पी के लिए मोशन का टाइम कितना था? 3 सेकंड्स। क्यू के लिए मोशन का टाइम 3 सेकंड्स नहीं था। क्यू के लिए टी की वैल्यू हमने क्या ली? 1 ली। बिकॉज टी क्या होता है, आज के बाद हम डेफिनेशन याद करेंगे। टी क्या होता है? टी होता है टाइम ऑफ मोशन। तो अगर पहले वाले के लिए टाइम टी लिया तो दूसरे वाले के लिए t-2 लिया। क्यों? जो चीज बाद में चलना शुरू होगी उसका टाइम ऑफ मोशन ज्यादा होगा या कम होगा? जो चीज बाद में चलना शुरू होगी उसका टाइम ऑफ मोशन ज्यादा होगा या कम होगा? ठीक है, तो इसलिए बाद में चलने वाली चीज का टाइम हमेशा कम होगा। जो चीज बाद में चलना शुरू की उसका टाइम ऑफ मोशन कम होगा। सेंस में नहीं ना बात की? ठीक है ना? अब बात सेंस समझ आती है, क्योंकि हमारी टाइम की डेफिनेशन खराब थी। ठीक है, हम उसको फिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह एग्जामिनर कई दफा उल्टा कर देते हैं। वो आपको कह देते हैं कि क्यू का टाइम एक्स था, तो बताओ पी का टाइम क्या लोगे आप फिर इक्वेशन ऑफ मोशन में? अब पी का टाइम क्या करोगे? तो बेटे अब आप x+2 करोगे। अब सबको लॉजिक के साथ समझ आ गया कि कब प्लस करना होता है, कब माइनस करना होता है? दो बातें याद रखने को मैं चाहूंगा कि आप याद रखो। पहली बात आप याद रखो कि टी क्या होता है? टी होता है टाइम ऑफ मोशन। ठीक हो गया? जो चीज बाद में चलना स्टार्ट होती है उसका टाइम कम होता है। तो अगर मैं आपको पहली चीज का टाइम टी बता दूं तो दूसरी वाली का उससे कम होगा, तो t-2 होगा। अगर मैं बाद वाली का टाइम एक्स बता दूं तो पहले वाली चीज का टाइम ऑफ मोशन ज्यादा होना चाहिए, इसलिए वो +2 होगा। जी, यस मोहम्मद अहमद, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ठीक है, टी इज द टाइम हाउ लॉन्ग द ऑब्जेक्ट हैज स्टेड इन मोशन। क्यों? क्योंकि हमने इस टी की वैल्यू को उठा के पुट कहाँ करना होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन में। इक्वेशन ऑफ मोशन में रेस्ट वाला टाइम तो डालना ही नहीं होता, इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम ऑफ मोशन डालना है। तो अब ये थैंक यू करो, ये तुम्हारा फिजिक्स का भी ठीक किया मैंने। तुम लोगों को फिजिक्स में भी नहीं पता था कब वहां पे वो जब दो साइकिलिस्ट जाते हैं तो तुम्हें नहीं पता होता, तो कैसे t-2 लगा रहे थे तुम लोग? ठीक है, चलो अब कीप दिस फिक्स, इसको खराब नहीं करना। इस पे सवाल है, इस पे क्वेश्चन आया करेगा, इसको खराब नहीं करना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जरूरी है, बाहरी कॉन्सेप्ट है, याद रखना है। ऑलराइट जी, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। गाइस क्वेश्चन पढ़ो, 6 मार्क का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब कुछ डिसीजंस ले लो। आई वांट कि कुछ डिसीजंस आप मेंटली ले लो पहले, बिफोर आई स्टार्ट। अच्छा, डायग्राम थोड़ा सा सोच लेते हैं। एक पार्टिकल पड़ा है, उसको हमने फेंका ऊपर, ठीक हो गया, 9 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, और ऊपर जाता क्या जाता क्या जाता क्या, और वो वापस आएगा, एंड दिस इज ग्राफ। ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटे ये वाला डिस्टेंस उन्होंने बताया है क्वेश्चन के अंदर ही, उन्होंने कहा 3.15 है। अच्छा, और ये उन्होंने स्टोरीज में, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स with speed 9 from a point 3.15 meters above the horizontal ground. The particle moves freely under gravity. इसका क्या मतलब है? फ्री फॉल है। ठीक है, until it hits the ground, वापस आया और नीचे ग्राउंड को हिट कर गया। For the particle's motion from the instant of projection until the particle hits the ground, find the total distance traveled and find the total time taken. चलो, देख देखो,
हम 3 जगहों पे जर्नी को ब्रेक करते हैं, ए से बी और बी से सी चलते हैं। ठीक है जी। ऑलराइट, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अच्छा डिस्प्लेसमेंट अगर ए से सी डायरेक्ट लेंगे तो नेगेटिव होगी। पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। बेटे कि कोई भी अगर मैं इक्वेशन लिखूं, इक्वेशन ऑफ मोशन और v इज इक्वल टू यू प्लस, अच्छा कोई भी अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं बेटा, इसमें ये s क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट डज दिस s रिप्रेजेंट? s डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पोजीशन एंड द एंडिंग पॉइंट। लेकिन अभी ए से सी की जर्नी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है, डिस्प्लेसमेंट तो ये है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल डिफरेंट है, वो ऊपर से जाकर वापस आया हुआ है। हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन कभी डिस्टेंस ट्रेवल डायरेक्ट नहीं बता सकती, तो हमें अपनी जर्नी को ब्रेक करना चाहिए हमेशा। ठीक है, हमें हमसे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन तो कभी डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं बता सकती, तो हमें इंडिविजुअली उसकी जर्नी को ब्रेक करना चाहिए। हम सबसे पहले जर्नी को ब्रेक करते हैं बेटा फ्रॉम ए टिल बी। ए के ऊपर बेटे इनिशियल वेलोसिटी है 9, बी के ऊपर फाइनल वेलोसिटी होगी 0 बॉडी की, क्योंकि बॉडी टॉप पोजीशन में जाके एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगी। एक्सेलरेशन होगी -10 और डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करना चाहते हैं कि कितना ऊपर गया। ठीक है, 2 एक्सेलरेशन इज -10, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर्ड माइनस u स्क्वायर्ड -20s is equals to -81, s is equals to 4.05। यहाँ से 4.05 ये आ गया। अच्छा कैन यू टेल मी ये डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा 4.05 प्लस 3.15, 7.2 मीटर ये होगा। अब मुझे बताओ इस बंदे ने इस बॉल ने टोटल जर्नी कितना ट्रेवल किया? नहीं 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 नहीं, 14.4 नहीं होगा, गलती कर रहे हो, जल्दी में गलती कर रहे हो, 14.4 गलत। टोटल डिस्टेंस ए से बी जाओ और फिर बी से सी जाओ, तुक्के मत मारो। ए से बी कितना है? 4.05 ऊपर गए, प्लस बी से सी नीचे कितना आए हो? 7.2 नीचे आए हो। ठीक है, तो 11.25 है। मुझे पता है तुम लोग भोंगी मार रहे हो, तुम लोग 7.2 को डबल कर रहे हो। बात समझ आ गई? अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि क्या हम ए से सी तक डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते तो ये नहीं आना था? इक्वेशन ऑफ मोशन ए से सी तक लगाते तो ये नहीं आना था। क्यों? क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ए से सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो तो 3.15 है। ठीक है, नहीं नहीं इसके 6 मार्क्स नहीं, अभी टाइम टेकन निकालना है। चलिए, अब हमने टोटल टाइम निकालना है। अच्छा टोटल टाइम में कोई मसला नहीं है हमारी इक्वेशन को, तो हम ए से सी तक सीधा लगा लेते हैं फॉर टोटल टाइम। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ए के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी देखो 9, ठीक हो गया। एक्सेलरेशन ए के ऊपर खड़े होकर चेक करते हैं ना, -10 है। डिस्प्लेसमेंट गाइस कैन यू टेल मी डिस्प्लेसमेंट कितनी है इस टाइम पर? डिस्प्लेसमेंट कितनी? डिस्प्लेसमेंट होती है स्टार्ट पॉइंट से लेके एंड पॉइंट की तरफ को एरो लगा दो, उसका नाम रख दो डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर को जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी के एरो से कंपेयर कर लो। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर को जा रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे को जा रही है, तो 3.15 लेंगे या -3.15 लेंगे? -3.15 लेंगे। हमने रूल याद किया था कि जब भी इनिशियल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का एरो ऑपोजिट होगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ करेगी। और आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द टाइम, तो बेटा हम आसान सी इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
टोटल टाइम चाहिए था समाना बेटे, टोटल टाइम चाहिए था। तो इक्वेशन ऑफ मोशन टोटल टाइम तो बता सकती है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस ट्रेवल नहीं बताती। हम्म तो हमें डिस्प्लेसमेंट बताती है, सही है ना। तो टोटल टाइम में तो इक्वेशन ऑफ मोशन का कोई मसला नहीं था। सो एस इज -3.15, एस इज इक्वल टू यूटी 90 प्लस हाफ ए 5t² इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा टोटल टाइम हो गया 2.3। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने इस तरह से यूज करनी सीख ली है। अच्छा जी, एक और हाँ, ये दो क्वेश्चंस इस टाइप के बहुत जरूरी हैं करने, बिकॉज अच्छा यार, ये दो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, ये सबसे पॉपुलर टाइप है क्वेश्चंस की जो हमारा एग्जामिनर पूछना चाहता है। चलो पहले ये करेंगे। ये पहली दफा देखने में दोनों क्वेश्चंस बहुत बुरे लगेंगे, लेकिन वंस यू सी देम ये याद हो जाते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। अच्छा चलो आज जी, अच्छा ये क्वेश्चन देखने में जितना कमीना लग रहा है ना उतना है नहीं, ये इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ओ विद इनिशियल स्पीड। एक पार्टिकल था, उसको हमने पॉइंट ओ से ऊपर फेंक, ठीक है, 12.5 मीटर्स पर सेकंड से ये ऊपर जाता था। another particle at the same instant, another particle is released from rest 10 meters above ओ से, ओ पॉइंट से 10 मीटर्स अबव, ओ पॉइंट से 10 मीटर्स ऊपर से एक और पार्टिकल को छोड़ा हमने कि नीचे आ जाए। अच्छा, और इसको रेस्ट से छोड़ा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 लिख लेते हैं। ठीक हो गया, और ये नीचे की तरफ को आएगा। ऑलराइट, अब इन दोनों पार्टिकल्स के ना नाम रख लेते हैं, और ये जाहिर है कहीं पे जाके मीट कर जाएंगे। तो लेट्स सपोज दे मीट हियर, लेट्स सपोज दे मीट हियर। अच्छा, जब यहाँ पे मीट करेंगे तो ये पार्टिकल, दोनों पार्टिकल्स के ना नाम रखते हैं। ये पार्टिकल्स नीचे आ रहा होगा, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, दोनों पार्टिकल्स के नाम रख लेते हैं। ऊपर वाला, नीचे वाला पार्टिकल पार्टिकल ए होगा, ऊपर वाला पार्टिकल बी होगा। ठीक हो गया। तो ए ने नीचे को आते हुए, ए ने ऊपर को जाते हुए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ट्रेवल की होगी। वी विल कॉल दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, वी विल कॉल दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। अच्छा, ये डायग्राम जो छोटी सी चाहिए तो होती है ना इमेजिन करने के लिए कि हो क्या रहा है, और पर्टिकुलर जगहों के ऊपर क्या क्या हो रहा है। ठीक हो गया, ऑल राइट। अब हम बात की करते हैं कि अब हम दोनों के ऊपर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस लगाने लगे, ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी। इसका ना फॉर्मेट देखना बच्चों। सो मैं ए पार्टिकल के लिए भी डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ। मेरी इनिशियल वेलोसिटी है 12.5, मेरी एक्सेलरेशन होगी +10, क्योंकि बॉडी सॉरी -10, क्योंकि मेरी बॉडी ऊपर को जा रही है, वो स्लो डाउन हो रही होगी। तो बेटे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं इसके लिए। एस होगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, यू होगा 12.5 टी -10 टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। बेटे आ गई डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए आ गई। मैं भी बताता हूँ। अच्छा, ये ना क्वेश्चन रिपीटेटिव है, परेशान ना हो, परेशान ना हो। ये क्वेश्चन एक दफा में, पहली दफा में एलियन है। इनिशियल वेलोसिटी है 0 और एक्सेलरेशन इसकी +10। तो मैं फिर से लगाता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। Displacement of B will be equal to 0t plus half. A is 10 and B is t squared. So displacement of B is equal to 5t squared. ठीक हो गया। अच्छा, अब हम नहीं, साइमल्टेनियस नहीं होगा।
अब बात सुनो बेटे, कुछ डिस्टेंस ए ने ट्रेवल किया, कुछ बी ने ट्रेवल किया। टोटल डिस्टेंस उनके दरमियान का क्या था? 10 था। अब जो आइडिया आपने अपने अपने लिए याद रखना है, जब भी इस तरह दो पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में शुरू हों और वो मीट करें, उनके डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करके आंसर क्या आया करेगा? उनका टोटल डिस्टेंस जो शुरू में था। ठीक है, तो अब हम कहेंगे द आइडिया दैट वी आर गोइंग टू यूज इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी शुड गिव अस द आंसर 10। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं अब। तो हम कहते हैं 12.5t minus 5t squared displacement of A plus displacement of B which is 5t squared should give me answer 10। हम इधर से सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर कट जाएगा और आई विल हैव t इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है भाई? टी निकालना 10 ओवर 12.5 0.8 सेकेंड्स आ रहा है। अच्छा 8 आ गया, 0.8 सेकेंड्स आ गया, बट ये हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हाइट अबव द ग्राउंड। तो हमें जमीन से हाइट चाहिए इस मीटिंग पॉइंट की। तो अगर आप नोटिस करोगे वो हाइट किसके इक्वल है? आप नोटिस करो ये वाली जो हाइट है, जो मीटिंग पॉइंट की हाइट है, ये हमें हाइट चाहिए, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए के इक्वल है। सो हम कहेंगे हाइट विल बी इक्वल टू डिस्प्ले जितना ए ऊपर गया था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए की इक्वेशन थी हमारे पास 12.5t माइनस 5t स्क्वायर। तो 12.5t है 0.8 माइनस 5t स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो हाइट आ जाएगी बेटा 9.6 मीटर, सॉरी 6.8 आती है शायद, 6.8 मीटर। बेटा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, परेशान ना हो। जो लोग कंफ्यूज हो परेशान ना हो, मैं आपको क्लियर करके लेके जाऊंगा यहाँ से। ये क्वेश्चन पहली दफा में देखना जरा थोड़ा सा अजाब लगता है कि दिस इज टू मच हैपनिंग। आप लोग एक काम करो, पहले मेरा सिर्फ छोटा सा एक काम कर दो, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पढ़ लो। एक दफा वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पढ़ लो ताकि वी आर श्योर के वहां से कुछ मिस नहीं हुआ हमसे। एक मिनट, मुझे एक मिनट दे दो। देर इज अ लॉट जो यहाँ पे मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ और मैं आप सबको ऑन द सेम पेज लेके आना चाहता हूँ यहाँ पे। चलो, आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लो। A particle is projected vertically upwards from point O with initial velocity 12.5. At the same instant, another particle is released from rest at a point 10 meters vertically above. ठीक है, find the height above O where the particle meet. ठीक है, मुझे सबसे पहले आप लोग देखें और देख के बताएं आपको डायग्राम से कोई प्रॉब्लम, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो नहीं है? ओके, सो हम डायग्राम के साथ वी आर पीसफुल। अच्छा, अब दूसरा आइडिया क्या था? आइडिया ये था बेटे कि जितना डिस्टेंस ए ने ट्रेवल किया प्लस जितना डिस्प्लेसमेंट बी ने ट्रेवल किया, उनको ऐड करने से टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ बेटे? 10 मीटर्स। तो हम आइडिया जो एग्जीक्यूट करेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी शुड बी इक्वल टू, उन्होंने टोटल कवर कितना करना था आपस में मिलके। अगर वो 10 मीटर्स दूर खड़े हैं और उन्होंने मिलना है तो उनको मिलके 10 मीटर्स कवर करना है। ऑफ कोर्स वो इक्वली नहीं करेंगे, लेकिन उन जितना भी कवर करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी एड अप होके आंसर 10 देगी। इस इक्वेशन के साथ किसी की कोई मसला तो नहीं है? ये इक्वेशन सबको समझ आ गई है? ठीक होगी, ये इक्वेशन हम सबको पता चल गई। अब हम बात करते हैं, अब हम अपना गोल उल्टा समझना शुरू करते हैं। तो अब मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए और बी की इक्वेशंस चाहिए। तो मैंने इक्वेशंस बनाने के लिए याद रखना, जब भी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन चाहिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज किया करेंगे। जब भी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन चाहिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज किया करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं होती, इस फॉर्मूला में फाइनल वेलोसिटी नहीं होती। बात समझ आ गई? इस फॉर्मूला में फाइनल वेलोसिटी नहीं होती। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाने के लिए आप एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज किया करेंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी? नहीं यार, यूं सोचो ना, अब्दुल हादी यूं सोचो बेटे, इसने अगर 6 मीटर ट्रेवल किया, इसने 4 मीटर ट्रेवल किया, तो इसको ऐड करने से आंसर 10 आएगा ना। उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को तो हमने एरो लगा के कवर कर लिया ना। बात क्लियर हो गई? अच्छा,
तो अब हमें ये भी पता चल गया कि हम आज के बाद याद रखेंगे, कभी मैं कहूं कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाओ तो वो आप एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से बनाओगे। अच्छा, आखिरी बात, अब ये जो टाइम आया है इसको बी में क्यों नहीं पुट किया, ए में क्यों पुट किया? टाइम जो आया है इसको बी में क्यों पुट नहीं किया, ए में क्यों पुट किया? और अगर बी में पुट कर देते तो क्या होता? बेटे अगर आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी के अंदर टाइम पुट कर देते तो बेटे आपका ये डिस्टेंस निकल आता, ये डिस्टेंस निकल आता जो 3.2 होता। बट ये बेटा हाइट तो ना होती ग्राउंड से, ग्राउंड से हाइट तो कौन सी थी, हमने देखा कि ये मीटिंग पॉइंट है, ग्राउंड नीचे है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो मैंने देखा इस हाइट के इक्वल, देखिए वहां पे क्या मार्क था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मार्क थी, तो मैंने कहा ये हाइट निकालने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। बच्चों मुझे बताना जिनका ये बात थी वो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन बढ़ते हैं, सिमिलर स्ट्रैटेजी के ऊपर बना है, सिमिलर स्ट्रैटेजी के ऊपर एक और क्वेश्चन है। बट क्वेश्चन तुम लोग इस दफा पढ़ोगे, पढ़ोगे असल में पढ़ोगे, क्योंकि इस तरह तो उर्दू ट्रांसलेशन सुन सुन के क्वेश्चन की तुम लोगों को कुछ भी नहीं आएगा करना। कल भी नालायक थे, आज भी नालायक रहोगे। चलो क्वेश्चन पढ़ो और डायग्राम सोचो अपने ब्रेन में। अच्छा जी, A and B are 2 points which are 10 meter apart on the same horizontal plane. The particle P starts to move from rest at A. दो पार्टिकल्स हैं, 10 मीटर अपार्ट है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है जी, पार्टिकल भी स्टार्ट्स टू मूव एट रेस्ट एट ए, ये पॉइंट ए है, पार्टिकल पी ने मूव करना शुरू किया, फ्रॉम रेस्ट मूव किया तो इनिशियल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, कांस्टेंट स्पीड, सॉरी a with constant acceleration, acceleration है 0.5 and so on, जाते जा रहे हैं। Another particle q is moving towards with a constant speed of 0.75। अच्छा अब यहाँ पे देखना तुम लोगों के साथ क्या होने लगा, एंड पासिस थ्रू बी, ये बी पॉइंट में से गुजर रहा है और इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी दी हुई है 0.75। क्यू बी से पास कर रहा है ना, जिस मोमेंट पे ए स्टार्ट हुआ है ना इरबाज, क्यू जो है उस मोमेंट पे बी पे था। Another particle q is moving directly towards a with the speed this and passes through b at the instant that p starts to move। ठीक है, all right, at time t after this seconds p and q collide। तो मीटिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। Let's suppose we say this is where they meet, this is where they meet, यहाँ पे वो कोलाइड कर, चलिए जरा मेरे साथ देखिएगा। Can I say this is displacement of p, this is the displacement of q, और इन दोनों को अगर ऐड कर दें, इन दोनों को अगर ऐड कर दें, ठीक है। अच्छा जी, हमारा मेन आइडिया वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। अब जरा आप लोग जरा बेहतर प्रोसेस कर सकोगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू शुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल आएगी, 10 के इक्वल आएगी। डिस्प्लेसमेंट पी और डिस्प्लेसमेंट क्यू ऐड करेंगे, किसकी इक्वल आएगी, 10 की इक्वल आएगी। बेटा इसमें तो मसला नहीं हुआ, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट पी और क्यू की इक्वेशंस निकालते हैं जी। अब हैव यू गाइस कॉट अप विद द ट्रिक ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का ट्रिक पकड़ा है किसी ने, क्या है जी? पार्टिकल पी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इस पे लगनी है डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन। पार्टिकल क्यू की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसके ऊपर डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन लगनी है। सो पार्टिकल पी के लिए एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी इज इक्वल्स टू यूटी, यू क्या था जी हमारे पास, 0 टी प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन कितनी थी 0.5 टी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी आ जाएगी 0.25 टी स्क्वायर, यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी आ जाएगी।
अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू की। क्यू आ रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। जी बताइए कांस्टेंट स्पीड पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? कांस्टेंट स्पीड के ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगता है? वहां पे तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम के अलावा कुछ लगा ही नहीं सकते। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी है 0.75 मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्यू आ गया। ये ट्रिक सबको समझ आ गया? जो हमने बोर्ड बनाया था वहां पे वो उसको मिक्सअप करते हैं ताकि बच्चे से गलती हो ये वाली। ऑलराइट, अब देखते हैं। सो दिस इज 0.25 टी स्क्वायर प्लस 0.75 is equals to 10. So t squared minus मैं 0.25 से डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस 3t इज इक्वल टू 40 आता है आई गेस यहाँ पे। सो t squared minus 3t minus 40 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, t की वैल्यू निकाल लेते हैं। t की वैल्यूज आ जाएंगी 8 और t की वैल्यू आ जाएगी -5। हम जाहिर है t की वैल्यू 8 को एक्सेप्ट कर लें। t कैसे कॉमन लोगे? 40 में से t कॉमन आ रहा था। ऑलराइट, फाइंड द स्पीड ऑफ p इमीडिएटली बिफोर द कोलिजन। हमें p की फाइनल स्पीड चाहिए। तो सेकंड पार्ट के लिए फॉर p हमें फाइनल स्पीड चाहिए। तो इनिशियल स्पीड 0 थी, एक्सेलरेशन थी 0.5 क्वेश्चन में दी हुई थी, टाइम हमें 8 पता है, और हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए बिफोर द कोलिजन। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u हो गया 0 प्लस a हो गया हमारे पास 0.5 और t हो गया जी 8। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 4 मीटर्स पर सेकेंड। 4 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई सबको? ओ मैंने टाइम 1 सेकंड गलत निकाला है। आई थिंक मैंने टाइम गलत निकाला है। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। मेरा ना एक प्लस माइनस की मैंने मिस्टेक की है। 3t पॉजिटिव था, 3t पॉजिटिव था, तो 8t पॉजिटिव होगा, 5t नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा यहाँ से t+8 और t-5। तो t-8 हो जाएगा और दूसरा t क्या आ जाएगा? t5 आ जाएगा। तो हमने टाइम को 5 लेना था। और अब नीचे वाले पार्ट में भी 8 की जगह 5 कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 5 और इस भी 8 की जगह भी 5 कर देते हैं। So this is 5 2, so this is 2.5। ठीक हो गया। सॉरी यार, वो प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई थी। अच्छा हुआ पता चल गई टाइम नहीं। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, ये सेम आइडिया है, ये दोनों क्वेश्चंस का आइडिया सेम था। वो ये वर्टिकल फॉर्मेट में था, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में था। दूसरी बात, एग्जामिनर्स ये बात बहुत ज्यादा समझते हैं, उनको पता है कि बच्चे इसको मिक्सअप करते हैं। बच्चा नहीं ध्यान रखता कि कब कांस्टेंट स्पीड है और कब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर तो स्पीड सेम है तो फॉर्मूला सिर्फ ये लग सकता है। ठीक है जी। और अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या इनमें से कोई सिनेरियो दिया हुआ है तो फिर ये वाली इक्वेशंस ऑफ मोशन लगती हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था। जो पिछला वर्टिकल के अंदर था ये हॉरिजॉन्टल में था। तो इसमें देख लो क्वेश्चन में क्या हो रहा था। पार्टिकल पी इधर से इधर जा रहा है, क्यू इधर से इधर जा रहा है। हमें पता है पी की डिस्प्लेसमेंट और क्यू की डिस्प्लेसमेंट मिला के टोटल डिस्टेंस के इक्वल होने वाली है। अब जब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनाने गए तो पी जा रहा था कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, पी के लिए लग रही थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्वेश्चन ने बताया था, और क्यू के लिए लग रही थी कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इनके फॉर्मूलाज डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाली डिफरेंट फॉर्मूला से, दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करके इक्वल टू 10 पुट कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर ली।
और आपके पास फाइनल टाइम आ गया। सेकंड पार्ट के लिए बेटा उन्होंने कहा स्पीड निकालें, फाइनल स्पीड निकालें कोलिजन से पहले की। तो फाइनल स्पीड हम कैसे निकालेंगे? इनिशियल स्पीड दी हुई थी, एक्सेलरेशन दी हुई थी, तो हमने v इज इक्वल टू यू प्लस सी टी लगा के फाइनल स्पीड निकाल दी। ऑल राइट, ऑल राइट। अब देखो ये क्वेश्चंस का यही मसला है कि ये शुरू में ऐसे लगता है जैसे ये सोच के करने वाले, ये असल में सोच के करने वाले नहीं है। इनका पैटर्न है, अगर आपको एक दफा क्वेश्चन सीख लो तो आप वो क्वेश्चन दोबारा दोबारा रिप्लिकेट कर लेते हो। अच्छा, एक्सेलरेशन हम आपसे ना दो डिफरेंट तरीकों से पूछा करेंगे। एक्सेलरेशन के बारे में ना हम आपसे दो डिफरेंट तरीकों से एक्सेलरेशन आया करेंगे। अच्छा, अब काइनेमेटिक्स के अंदर बेटे देखो, काइनेमेटिक्स में आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है काइनेमेटिक्स के थ्रू, काइनेमेटिक्स होता है जो बॉडी मूव कर रही है, हमने आपको डिस्टेंस वेलोसिटीज वगैरह दी हुई है, तो अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो वो इन तीन फॉर्मूला से मिल जाती है। लेकिन अगर मैं आपको फोर्सेस का डेटा दे दूं कि बॉडी पे फोर्सेस लग रही हैं और और हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो बेटा ये फॉर्मूला यूज होगा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम ए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है और हमने उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी होगी, तो बेटा हम उसके ऊपर ये फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये गाड़ी है, ये आगे को जा रही है 10 न्यूटन की फोर्स से, इसको पीछे को रेजिस्टिव फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की फोर्स से। तो हम फॉरवर्ड फोर्स लेंगे 10 माइनस बैकवर्ड फोर्स लेंगे 2 इज इक्वल टू एम है, इसका मैथ दिया हुआ 2 ए, 8 इज इक्वल टू 2 ए। तो बेटे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे? आपके पास 4 आ जाएगी। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में हम एक्सेलरेशन को दो साइड से डील कर रहे होंगे। अगर तो हम एक्सेलरेशन को डिस्टेंस वेलोसिटी और टाइम के साथ डील करें तो ये फॉर्मूला से एक्सेलरेशन निकलेगी। अगर हमें एक्सेलरेशन फोर्सेस से निकालनी है तो बेटा फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम से निकलेगी। इसको फॉर्मूला को याद कर लें, सिलेबस में इस फॉर्मूला को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है बेटा ये। तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम ए, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन दो जगह से हम हैंडल करेंगे, दो जगहों से हम हैंडल करते होंगे। हाँ हाँ, वो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड रिजल्टेंट ही होता है ना, वो जिसको साइंसेस वालों आप लोग एफ इज इक्वल टू एम ए पढ़ते हो। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा लिखते हैं इसको ऐसे हैं फॉर, क्योंकि न्यूटन ने भी असल में एफ इज इक्वल टू एम ए नहीं लिखा ना, उसने भी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम ए लिखा। तो हमने बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसको चेंज करके हम आगे एफ इज इक्वल टू एम ए पे, और एफ फिर बाद में याद करवाया कि वो रिजल्टेंट होता है। ठीक हो गया? अच्छा, फॉरवर्ड में वो फोर्स लेंगे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में होगी, फॉरवर्ड फोर्स वो होगी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में होगी। हादी, बिगर स्मॉलर नहीं। ठीक है, और जो बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन में होगी वो फॉरवर्ड होगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन में, क्योंकि फॉर एग्जांपल ना ये देखो, हादी मैं इसलिए ठीक करवा रहा हूँ, ये इसमें मैंने बताया था बॉडी आगे को जा रही है इधर को, ये मैं इसीलिए ना अपनी गाड़ी के आगे लाइट्स बनाता हूँ, ये ऐसे लाइट्स जा रही है इधर को, जा रही है गाड़ी, मोशन इधर को है। ठीक है, और डन हो गया। अच्छा, आज हमने करना है पुलिस का सेक्शन करना है। अच्छा भी, अब ये एक पुलिस का क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, और ये एक क्वेश्चन हमारी सारी वेरिएशंस को कवर करेगा। ठीक है, सही हो गया। अच्छा चलो आओ। एक ऑब्जेक्ट है, अच्छा ये पुली के ना जितनी भी वेरिएशंस आज तक आई हैं वो तीन पार्ट्स के अंदर आ जाती है, वो है ही नहीं ज्यादा ना। एक पुली है बेटा, उसका मैथ है ए मैथ है जी 3 kg का लटकाया हुआ है, बी मैथ है 5 kg का। अब ऑफ कोर्स ये बैलेंस नहीं है। जैसे ही आपने सिस्टम को रिलीज किया, आपने पकड़ के रखा हुआ था, जैसे ही आपने छोड़ा है इसको रेस्ट से, तो ये पार्टिकल मूव करना स्टार्ट हो गए। पहले तो मुझे बताओ कौन किधर को मूव करेगा? ए है 30 kg का, 3 kg का, सो दैट मीन्स ए का वेट होगा 30 न्यूटन, बी का वेट होगा 50 न्यूटन। ठीक हो गया? तो अब इसको जब छोड़ोगे तो कौन किधर को मूव करेगा? ए लाइटर है बेटा, ए ऊपर की तरफ को जाएगा, और बी बेटे नीचे की तरफ को जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, टेंशन कहाँ मार्क करूं?
गाइस पुली है, टेंशन मार्क करनी थी। टेंशन कहाँ मार्क करूं? टेंशन इज ऑलवेज मार्क्ड इक्विवेलेंट टुवर्ड्स द पुली। अच्छा, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ पार्टिकल्स। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने दोनों पार्टिकल्स के ऊपर फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम ए लगा देना, और फॉरवर्ड इज इक्वल माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम ए दोनों के लिए लगा देना है, पार्टिकल ए के लिए भी पार्टिकल बी के लिए भी। अच्छा, पार्टिकल ए फॉरवर्ड फोर्स होती है जो बेटा मोशन की डायरेक्शन में हो, तो पार्टिकल ए के लिए फॉरवर्ड फोर्स कौन होगी जरा देख के बताओ। ऊपर देखो, पार्टिकल ए को देखो जी, फॉरवर्ड फोर्स है टी, माइनस बैकवर्ड फोर्स कौन है 30, इज इक्वल टू 3a। बेटी इक्वेशन देखें, सबको समझ आ गई? पार्टिकल ए ऊपर मूव कर रहा है तो उसके लिए ऊपर वाली फोर्स फॉरवर्ड होगी, पीछे वाली फोर्स बैकवर्ड होगी, टी माइनस 30 इज इक्वल टू 3a। दूसरी वाली देखो बेटा, बी के लिए देखो, बी के लिए बेटा बी नीचे आ रहा है तो बी के लिए फॉरवर्ड फोर्स होगी 50, बी के लिए फॉरवर्ड फोर्स होगी 50। ठीक है, हर बॉडी की फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स उसके अपने हिसाब से होती है, माइनस बी के अगेंस्ट जो जा रही फोर्स दैट इज टी इज इक्वल टू 5a। ये दोनों इक्वेशन तक मुझे एक बात समझाना है जरा, ये बात समझ आ गई? ये 5 मार्क का पार्ट आता है, अक्सर आता है। दो इक्वेशंस लिख लोगे आगे, क्योंकि मेरे करवाने वाला काम नहीं, आगे साइमल्टेनियस है। ठीक है बेटे, एक आ गया टी इज इक्वल्स टू 3a प्लस 30, 30 प्लस 3a, और दूसरा आ जाएगा 50 माइनस 5a। इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो, दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, उसकी मैं वजह बताता हूँ बेटा। 30 प्लस 3a इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5a, 8a is equal to 20, a is equals to 2.5 meters per second square। ठीक है, अच्छा बेटे, इन पुलिस के लिए ना जो ऑफिशियल नाम है हमारे सिलेबस में भी बेटा, दैट इज कनेक्टेड पार्टिकल्स। इनको बोलते हैं बेटा कनेक्टेड पार्टिकल्स। बेटे जो कनेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम सब कुछ सेम होता है। अगर किसी दो पार्टिकल्स को एक थ्रेड के साथ ज्वाइन कर दें तो बेटे उनका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब कुछ सेम आना होता है। अब हमने टेंशन निकालनी तो मैं निकाल लेते हैं, टेंशन विल बी इक्वल टू 30 प्लस 3a, 30 प्लस 3 इंटू 2.5, 37.5 न्यूटन। ठीक है, ये बात यहां तक समझ आ गई? अच्छा, ये इसका पहला पार्ट हुआ करेगा हमेशा। आपको एक पुली देंगे, आपको कहेंगे पुली मूव करना स्टार्ट करने लगी है, आप टेंशन और एक्सेलरेशन निकाल के देंगे। पहला पार्ट हमेशा ये होता है पुली के क्वेश्चन का, आपने दोनों पार्टिकल के ऊपर फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम ए लगा देना होता है। वहां से आपके पास साइमल्टेनियस सॉल्व करने के बाद ए आ जाता है, फिर बाद में टी आ जाता है। अच्छा, अब आते हैं बी पार्ट के ऊपर। अच्छा, अब जरा गौर से सुनो, अब आते हैं बी पार्ट के ऊपर। फाइंड द स्पीड विद विच बी हिट्स द ग्राउंड। अब हमें पता है कि थोड़ी देर लगेगी, और जो बी है वो कहाँ आ जाएगा? बी ने आ जाना ग्राउंड के ऊपर। थोड़ा टाइम के बाद बी कहाँ आ जाएगा? बी आ जाएगा ग्राउंड के ऊपर। दिस इज बी डैश। और इतना ही टाइम लेके ये ए जो है, ए इतना ही ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी ए डैश है। अच्छा, सो बी नीचे आ जाएगा और ए कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अच्छा, उन्होंने कहा बी ग्राउंड पे किस वेलोसिटी से पहुंचा, तो हमें बी के बारे में पता है, बी की इनिशियल वेलोसिटी थी 0, हम बी की फाइनल वेलोसिटी बताना चाहते हैं। हमें डिस्टेंस पता है, क्वेश्चन ने डिस्टेंस 2 मीटर्स का बताया हुआ है। जी बेटा, बी से लेके बी डैश जो ग्राउंड पे आप पहुंचे हो, तो बी है बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
बी डैश पे फाइनल वेलोसिटी आप निकालना चाहते हो। डिस्प्लेसमेंट बताओ बेटा, डिस्प्लेसमेंट 2 लोगे या -2 लोगे? बेटे इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा था रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट किया था। जी बेटे मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या लूं, 2 या -2? 2 या -2? चलो डिसीजन लेते हैं। स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ को हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट का एरो मार्क होएगा। स्टार्ट पॉइंट से एंड की तरफ को डिस्प्लेसमेंट का एरो मार्क होगा। बॉडी नीचे को गिरने लगी है तो इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे को ही पॉइंट कर रही है, सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी लेनी चाहिए मुझे? सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे को पॉइंट कर रही है, वेलोसिटी भी नीचे को पॉइंट कर रही है, तो बेटा ये तो सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए +2 लेंगे। एक्सेलरेशन बताएं, +10 लेंगे या -10 लेंगे? एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए, +10 या -10? बॉडी नीचे को आ रही है, स्पीड अप हो रही है, क्या लेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू, +10 या -10? बेटा पिछले पार्ट में 2.5 निकाली है, वो लेनी है। एक्सेलरेशन की वैल्यू पिछले पार्ट में 2.5 निकाली थी, वो लेनी है। भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू पिछले पार्ट में निकाली थी, +10 और -10 तब लेते हैं जब बॉडी फ्री फॉल में हो, ठीक है? बॉडी फ्री फॉल में नहीं है, फ्री फॉल पे होती है बॉडी जब बॉडी के ऊपर सिर्फ वेट एक्ट कर रहा होता है। बॉडी की दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 2as is equals to v squared minus u squared, 2as is equals to v squared minus 0 squared। चलो जी, सो ये 4 into 2.5 10 is equals to v squared, v की वैल्यू आ जाएगी √10। बेटे यहाँ पे इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी है √10। अली मोहम्मद पूछ रहा है कि भाई ये तो फ्री फॉल की इक्वेशंस हैं। भाई ये फ्री फॉल की इक्वेशंस नहीं है, ये मैंने लिखवाया था, इंक्लाइन प्लेन और पुली पे भी लगेंगी, अगर नोट्स याद करोगे तो आएगा। चलो अब याद रखना कि पुली के केस में नंबर 1 पहली बात, +10 और -10 नहीं आ रहा होता क्योंकि बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, ठीक है? बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, तो फ्री फॉल की कंडीशन होती है कि ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी वेट, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, जब बॉडी की एक्सेलरेशन यूज करनी है तो वो पहले पार्ट वाली एक्सेलरेशन यूज करनी है जब तो बॉडी कनेक्टेड पार्टिकल है। अच्छा बाय द वे ये देखो, इस टाइम पे बी नीचे की तरफ को आ रहा होगा इस वेलोसिटी से √10 से, तो ए डैश पे पहुंच चुका होगा, तो ए डैश पे जा रहा होगा किस वेलोसिटी से बेटा? इसकी वेलोसिटी भी इस टाइम पे क्या होगी फिर? √10 होगी। इसकी वेलोसिटी भी इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी? √10 होगी। जी अगला पार्ट पढ़िएगा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ए। चलो अगला वाला आसान है तुम लोगों के लिए। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, क्या चीज बच्चों? ओ कनेक्टेड पार्टिकल है ना बच्चों, कनेक्टेड पार्टिकल है ना। बेटे देखो, जब कोई पार्टिकल्स एक वायर या रोप के थ्रू बेटे कनेक्टेड है आपस में, तो बेटा उनकी स्पीड और वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन सारा कुछ सेम रहता है ना। तो अगर बी की वेलोसिटी नीचे को √10 है तो ए भी सेम स्पीड से ऊपर की तरफ को जा रहा होगा बेटे। जी फाइंड द मैक्सिमम हाइट, अच्छा चलो ये आसान है, ये तुम लोग सोच लोगे। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ए, डायग्राम देखो, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय ए, ग्राउंड से ऊपर मैक्सिमम हाइट ए कहां तक पहुंचेगा? अच्छा बाय द वे इसका ना इंस्टिंक्टिव आंसर इंसान को 4 ही लगता है, ठीक है? एंड आई अंडरस्टैंड कि तुम लोगों ने 4 कैसे सोचा। तुमने कहा जब बी 4 मीटर 2 मीटर नीचे जाएगा, ठीक है? इजी नहीं था ना यार, वो तो मैंने ऐसी ट्रिक करने के लिए कहा था ताकि तुम लोग 4 कहो, इजी नहीं था। अच्छा अच्छा, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है आज का, जरा गौर से सुनना, लास्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों, गौर से सुनना। ऑलराइट, तो हमने कहा कि बी अगर 2 मीटर नीचे चला जाएगा तो ए 2 मीटर ऊपर आ जाएगा, यहां तक तो बात होगी खत्म, 4 मीटर तक आ गए, ठीक है? बी 2 मीटर नीचे गया तो ए 2 मीटर ऊपर आ गया, यहां तक हम ऑन द सेम पेज है, एवरीवन राइट? चलो आगे सीखने वाली बात है, जरा जरा अटेंटिव होके सीखना, सीखने वाली बात है। अच्छा अब जब बी 2 मीटर्स नीचे गया और ए 2 मीटर्स ऊपर आ गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? एक मिनट मैं ना थोड़ा सा एक्सप्लेन ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ अगर मेरे पास थोड़ी सी जगह।
अच्छा, हाँ जी, बी 2 मीटर्स नीचे गया और ए आ गया 2 मीटर्स ऊपर आ गया, ठीक है। और अब हमारे पास ये 4 मीटर्स ट्रेवल हो गए। अच्छा, 4 मीटर्स की हाइट अब हो गई। अच्छा, बी के आगे तो ग्राउंड आ जाएगा बच्चों। बेटे बी के आगे क्या आ जाएगा? ग्राउंड आ जाएगा। बी तो आगे रुक जाएगा, बी के आगे तो ठा करके ग्राउंड आ जाएगा और बी तो रुक जाएगा। लेकिन क्या ए के आगे कोई चीज आई? नहीं। और ए अभी एक वेलोसिटी के साथ मूव भी कर रहा है। ए के आगे कोई चीज भी नहीं आई और ए अभी एक वेलोसिटी के साथ √10 की वेलोसिटी के साथ मूव भी कर रहा है। तो अब क्या होगा कि ए नहीं रुकेगा। ए थोड़ी देर के लिए और ऊपर जाएगा और स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी। और ए थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि ए अभी रेस्ट पे नहीं है, ए को रेस्ट पे आने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो ए थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा और ताकि वो रेस्ट पे आ जाए। लेकिन इस दौरान क्या होगा कि बी तो ग्राउंड पे टच कर गया हुआ है, तो बी इज नो लॉन्गर पुलिंग ऑन ए। तो आपकी जो स्ट्रिंग है ना, वो स्लैक हो जाएगी। इस दौरान ए से ए डैश के दौरान स्ट्रिंग जो है बेटे ये स्लैक हो जाएगी। स्ट्रिंग में से टेंशन खत्म हो जाएगी। अब इस बॉडी पे दो फोर्सेस लग रही थी, एक वेट लग रहा था और दूसरी टेंशन लग रही थी। अब वेट और टेंशन में से टेंशन खत्म हो गई, खाली वेट रह गया। खाली वेट रहे जो बॉडी के ऊपर और बॉडी हवा में हो, तो बेटा इस केस को बोलते हैं फ्री फॉल। ए से ए डैश, ए डैश से ए डबल डैश के ऊपर बॉडी किस में आ जाएगी? अब फ्री फॉल पे आ जाएगी। तो अब हमने थोड़ा सा जो डिस्टेंस और ऊपर ग्रीन वाला कवर किया बेटे, ए डैश से ए डबल डैश के ऊपर, ये बात बेटे ये मैं पूरी बात दोबारा भी रिपीट करूंगा, मुझे पता है ये पहली दफा में अब्सॉर्ब नहीं होती है। मैं पूरा कनेक्शन दोबारा भी रिपीट करूंगा, 1 मिनट के लिए वेट करना। बेटे इस ड्यूरेशन में बेटा हमारे पास लग रहा है फ्री फॉल। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग स्लैक हो गई हुई है, तो वो टेंशन नहीं प्रोवाइड कर सक रही और बॉडी के ऊपर सिर्फ वेट एक्ट कर रहा है अब उसका। इनिशियली बेटा ए की वेलोसिटी थी √10 ए डैश पे। टॉप पे ऊपर जाएंगे तो बॉडी रेस्ट पे आ गई बेटा, मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई। एक्सेलरेशन बेटा बॉडी क्योंकि स्लो डाउन हो रही है, मैं -10 लूंगा। अब फ्री फॉल की एक्सेलरेशन लूंगा एंड आई वांट टू सी कि ये बॉडी कितना ऊपर गई है। तो 2as is equals to v squared minus u squared. 2a is -10, s is displacement, is equals to v square minus √10 का स्क्वायर। So -20s is equals to -10। s की वैल्यू बेटा 0.5 आ जाएगी। दैट मीन्स आप 0.5 मीटर्स और ऊपर गए, ठीक है। अच्छा बेटे मैं भी ये कनेक्शन दोबारा बिल्ड करवा देता हूँ। अच्छा चलो बेटे ये देखिए, तो पहली बात तो ये, पहला कनेक्शन देख ले बेटे। जब बॉडी जब बी से बी डैश पे गया, बेटे ये दोबारा सुन ले, अगर किसी को कंफ्यूजन नहीं, आसान कनेक्शन है ये, ब्रेन याद कर लेता। बेटे ये बी से बी डैश पे जब आप गए तो 2 मीटर्स आप नीचे गए, तो ए से ए डैश पे 2 मीटर्स ऊपर आ गया। यहां तक सबको क्लियर है? जरा मुझे बस प्लीज बता दो, ये बात सबको क्लियर है? ये क्लियर है सबको? ठीक हो गया कि बी जब 2 मीटर्स नीचे गया तो ए 2 मीटर ऊपर आ गया। बेटे इस टाइम पे बी की स्पीड थी √10, 3 पॉइंट समथिंग ना, 3.126, ठीक है। √10 थी बेटा बी की स्पीड। बेटे बी के आगे ग्राउंड आ गया तो बी ठा करके रुक गया। इसी टाइम पे ए की स्पीड ऊपर को थी √10, और ए ऊपर इसलिए जा रहा था क्योंकि उसको बी नीचे को खींच रहा था, ठीक है। लेकिन बी के आगे तो अब आ गया, बी के आगे कौन आ गया? ग्राउंड आ गया, तो बी तो रुक गया। ए नहीं रुक सकता फौरन क्योंकि ए अभी मूव कर रहा है और ए के आगे कोई चीज नहीं आई है। तो ए क्या करता है बेटा? ए स्लो डाउन होने के लिए, √10 अभी उसकी 3 पॉइंट समथिंग स्पीड है ना, वो उसको जीरो करने के लिए, फाइनल स्पीड अपनी खत्म करने के लिए बेटे थोड़ी देर के लिए तो ऊपर जाएगा अपनी इनर्शिया के अंदर। तो अभी जब ये बेटा थोड़ी देर और ऊपर मूव करेगा, तो इससे पहले पिछली डायग्राम में चल के देखते हैं। ए के ऊपर बेटे दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी, एक तो टेंशन एक्ट कर रही थी और दूसरा वेट एक्ट कर रहा था। तो जब स्ट्रिंग स्लैक हो गई बेटा, तो उस टाइम पे टेंशन तो खत्म हो गई, टेंशन खत्म हो गई, तो अब हमारे पास नो टेंशन, टेंशन हो गई खत्म। अब टेंशन खत्म हो गई, सिर्फ वेट एक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? बॉडी फ्री फॉल में आ जाएगी और फाइनल स्पीड जो है बेटा वो 0 है।
फाइनल स्पीड जीरो क्यों है बेटा? किसी भी बॉडी को ऊपर फेंकते हो आदि, तो बेटा ऊपर जाती है तो एक मोमेंट के लिए अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ईमान बेटा स्ट्रिंग इसलिए स्लैग करेगा कि बेटे देखो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्यों थी, क्योंकि बी वाज हेवियर एंड बी वाज पुलिंग डाउन एंड दैट वाज क्रिएटिंग अ टेंशन इन द स्ट्रिंग, ऐसे ही है। लेकिन बी अब बेटे ग्राउंड पे चला गया, बी इज नो लॉन्गर पुलिंग डाउन, हेंस नथिंग इज पुलिंग ए अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए बेटे टेंशन खत्म हो गई। अब ए से ए डैश के ऊपर, ए डैश से ए डबल डैश के ऊपर अगर आप देखो तो बॉडी बेटे फ्री फॉल में आ जाएगी। अब फ्री फॉल में बॉडी आएगी तो वहां पे 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाया और डिस्प्लेसमेंट निकाल ली। अच्छा अब मुझे आप आंसर कर सकते हो, अब ये 4 मार्क का क्वेश्चन आंसर करो। अब बोलो बेटा व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड? आप बताओ, अब आप आसानी से बता सकोगे। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड? 2 + 2 + 0.5। बात पूरी समझ आ गई बेटा? ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, ग्राउंड से चले यहां तक आए, 2 + 2 + 0.5 फिट हो गया। अच्छा सेम वर्किंग के साथ अब जरा अटेंटिव होना, 3 मेन वेरिएशंस बनाई जाती हैं, जरा गौर से पढ़िएगा। मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड इज 2 + 2 + 0.5। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए? सेम वर्किंग के साथ दूसरा क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए टू रीच मैक्सिमम हाइट। जरा पढ़िएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस सॉरी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए टू रीच मैक्सिमम हाइट। ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए? ए तो यहां से चलना स्टार्ट हुआ था ना, तो ए ने मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 + 0.5। सबको ये समझ आ गया? इस क्वेश्चन में भी सेम वर्किंग है, ठीक है। ऑल राइट, लास्ट पार्ट पढ़िए, लास्ट पार्ट पढ़िए। आई वांट यू गाइस टू प्रिडिक्ट दैट फॉर मी। हाँ जी, मुझे थर्ड वाला प्रिडिक्ट करें, थर्ड वाला बहुत कम लोगों से ठीक होगा। अच्छा थर्ड वाला थोड़ा सा ट्रिकी है ना, थर्ड वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से कीजिएगा। चलो थोड़ा सा अननेचुरल है, चलो बात करते हैं फिर आंसर समझाता हूँ क्या होगा। अच्छा चलो, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, अच्छा चलो फोकस करो, मुझे सुनो आप। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए अंटिल इट कम्स टू रेस्ट अगेन। चलो ए की जर्नी को ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, ए की जर्नी ऑब्जर्व करते हैं। ए भाई चलना शुरू हुआ, ए से पहुंचा ए डैश के ऊपर, ए चलना शुरू हुआ ए डैश पे पहुंचा, ए डैश से कहां पहुंचा? ए डबल डैश पे पहुंचा। अच्छा क्या ये यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा? नहीं भाई, यहाँ तो स्ट्रिंग ढीली हुई हुई है, स्ट्रिंग स्लैक हुई हुई है, इधर तो हवा में थोड़ी लटका रह सकता है बेचारा, ये वापस नीचे गिरेगा, वापस नीचे गिरा, ए डैश पे आ गया। अच्छा क्या ए डैश से नीचे आ सकता है? क्या ये ए डैश, स्ट्रिंग वापस टॉर्ट होगी, स्ट्रिंग टॉर्ट होगी होगी ए डैश पे आके, ये ए डैश से नीचे नहीं आ सकता, पता है क्यों? इसको ए डैश से नीचे आने के लिए ना बी को ग्राउंड से उठाना पड़ेगा, तो ये बी से लाइटर है, ये बी को ग्राउंड से नहीं उठा सकता। तो इसकी टोटल जर्नी क्या होगी, ये ए से ए डैश पे जाएगा, ए डैश से ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, वहां जाके इसको पता चलेगा कि ये तो स्ट्रिंग स्लैक हो गई हुई है, ये कहेगा ओहो वापस गिरो, वापस गिरेगा तो ये ए डैश पे आ जाएगा जहाँ स्ट्रिंग वापस टाइट हो जाएगी बेटे, और ये वहां पे रुक जाएगा। सो 2 + 0.5 + 0.5, सो बेटे इसकी टोटल जर्नी है ए से ए डैश, ए डैश से ए डबल डैश मैक्सिमम हाइट पे, और इसको वहां जाके पता चलेगा कि ये तो अनस्टेबल पोजीशन है, वापस चले ए डैश के ऊपर, तो ए से ए डैश पे 2 + 0.5 ऊपर, फिर 0.5 नीचे, तो बेटे ये 3 मीटर्स के अंदर, ये 3 मीटर्स ट्रेवल करेगा। ठीक हो गया? ये वाले पार्ट की बेटा तीनों तीनों सवालों के वर्डिंग्स याद कर लो। अगर आपने मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड निकालनी है तो भी सेम वर्किंग करनी होती है, अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए टू रीच मैक्सिमम हाइट निकालना है वो भी सेम वर्किंग करनी है, अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए अंटिल इट कम्स टू रेस्ट अगेन निकालना है तो भी सेम वर्किंग करनी होती है। तो बेटा पुलिस के 3 पार्ट्स आएंगे, पुली के रिलेटेड 3 पार्ट्स आया करेंगे। पहला तो है बेटा ये दोनों के ऊपर फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू हमें लगा दें, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बॉडी ने मैक्सिमम हाइट के ऊपर कैसे पहुंचना होता है,
बेटे बॉडी ने मैक्सिमम हाइट के ऊपर इस तरह पहुंचना होता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर नीचे जाके जमीन को लग जाता है तो दूसरा अब अपने इनर्शिया की वजह से मूव करता है, वो अपने ऑलरेडी बिल्ट अप मोमेंटम की वजह से मूव करता है। तो दूसरा ऑब्जेक्ट रुक जाता है, अब आपकी स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है और दूसरा ऑब्जेक्ट बेटा फ्री फॉल में मूव करता है थोड़ी देर के लिए। यहां तक क्लियर हो गया बेटे? अच्छा गाइस, दिस इज एंड ऑफ आवर टाइप 1 काइनेमेटिक्स। हमारे पूरे सिलेबस में ना सबसे अनोइंग चीज जो है, ये मैंने देखो पहले भी लिखा हुआ है, वो है टाइप 1 काइनेमेटिक्स। इसके आगे ना हमारे सिलेबस में कुछ मुश्किल नहीं आना, इसको आप लोगों को डेडिकेटेड टाइम दे के बैठ के याद करना पड़ेगा। नहीं तो अभी आप मेरे से थोड़ी थोड़ी बिस्ती करवा रहे थे ना, आपको नहीं पता चलता, आप लोग मिक्सअप कर देते हो कब कौन सी इक्वेशन लगानी है, कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है। इस तरह की सब बातें बेटे मेमोराइज करनी पड़ेंगी। एक दफा डेडिकेटेड बैठ के, अगर आपने M1 बचाना है ना अपना, मेरे कहने पे सिर्फ टाइप 1 को जरा डेडिकेटेड बैठ के कर लो, उसके बाद चीजें आसान आ जाए। अच्छा जी सुने, आज जो हमने सीखना है काम आसान है हमारा, लेकिन मैं पहले बता दूं, यहाँ से ऑनवर्ड्स ये रिक्वायर करता है कि आपने पेपर 1 की डिफरेंशिएशन और पेपर 1 की इंटीग्रेशन पूरी देखी हुई है। यहाँ से ऑनवर्ड इट इज अज्यूम्ड कि आपको पेपर 1 की डिफरेंशिएशन एंड पेपर 1 की इंटीग्रेशन पूरी कंप्लीट आती है। ये सेक्शन काफी आसान है, लेकिन यहाँ पे ये एक assumption है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। इस सेक्शन को बोलते हैं बेटा वेरिएबल एक्सेलरेशन। अभी से पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर रहे थे हम, अब से ऑनवर्ड्स, यहाँ से ऑनवर्ड्स हम करेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन ये होती है कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, साथ साथ बेटा एक्सेलरेशन चेंज होती जा रही है। तो क्या होगा, मतलब आपने याद रखना है। सो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अगर दी हो तो उसको डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी आ जाती है, और वेलोसिटी की इक्वेशन अगर दी हो उसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाती है। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। आगे जाना इज क्वाइट इजी, और बैकवर्ड आना है तो इंटीग्रेट करना है। अच्छा, बैकवर्ड आना है तो इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करते हुए दो बातों का ध्यान रखना है, ठीक है? पहले ही सुन लें जरा। सो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक हम डिफरेंशिएट करके पहुंचते हैं। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी के ऊपर जाना है तो इंटीग्रेट करना है, लेकिन उसके लिए एक बात याद रखनी है, जब भी हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी के लिए जा रहे हैं इंटीग्रेट करते हुए, जब भी हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे जा रहे हैं इंटीग्रेट करते हुए, तो आपने हमेशा इंटीग्रेट करना है विदाउट लिमिट्स। आपने प्लस सी लगाना है साथ, आपने इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स करनी है, आपने प्लस सी लगाना है हमेशा। ठीक हो गया? ऑलराइट। और अगर आपने वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना है, अगर आपने वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे जाना है, तो बेटे देखो आपके पास दो केसेस आएंगे। पहला केस है आपके पास, अगर क्वेश्चन ने कहा वैल्यू निकालें डिस्प्लेसमेंट की, या वैल्यू फाइंड हो करनी हो, या वैल्यू गिवन हो डिस्प्लेसमेंट की, तो अगर वैल्यू डिस्कस हो रही होगी तो हमारे पास इंटीग्रेशन विद लिमिट्स होगी। और अगर वैल्यू की जगह वर्ड एक्सप्रेशन यूज हुआ होगा कि डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन बना के दें, अगर वैल्यू की जगह वर्ड यूज हुआ होगा एक्सप्रेशन का, तो आप करेंगे इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट्स, करेंगे प्लस सी लगाएंगे। अच्छा, ये पूरा एक एक दफा ये चार्ट पूरा पढ़ लें ऊपर से नीचे तक। ये चार्ट बस एक दफा पूरा पढ़ लें। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलरेशन आती है। पीछे जा रहे हो तो इंटीग्रेट करते हैं। आपको अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे जाना है तो हमेशा इंटीग्रेशन करनी है, लिमिट्स नहीं लगेंगी, और प्लस सी लगाना पड़ेगा, और सी बाद में फाइंड आउट हुआ करेगा। और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जब जाना है तो दो केसेस हैं, अगर वैल्यू की बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स लगा देंगे, और अगर एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स नहीं लगाएंगे, प्लस सी लगाएंगे। मैं भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, दूसरा फैक्ट, अगर क्वेश्चन कभी भी कहे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालिए, अगर क्वेश्चन कभी भी कहे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालें,
तो आपने वेलोसिटी को 0 पुट करना है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्ड यूज किया जाता है टर्निंग पॉइंट का भी और इंस्टेंटेनियस रेस्ट का भी। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालने को कह दें आपको, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्ड यूज होगा वो टर्निंग पॉइंट का और इंस्टेंटेनियस रेस्ट का वर्ड यूज होगा। ठीक है, और उसकी लॉजिक ये है, वेलोसिटी को क्यों 0 पुट करते हैं उसके लिए उसकी लॉजिक है बेटा। हमने पेपर 1 में एक बात सीखी होती है, किसी भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करते हैं। किसी भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी तो आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर दें। डिस्प्लेसमेंट को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो किसकी इक्वेशन आ जाती है हमारे पास बेटा, हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाती है। तो हमने वेलोसिटी को इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ठीक हो गया। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी को के लिए फिर हम टेक्निकली क्या कर रहे होते हैं, एक्सेलरेशन को 0 पुट कर रहे होते हैं। थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड काम है ये, थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड काम है, लेकिन बहुत छोटी टाइप ही जल्दी हो जाती है। और जब हमने मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो हम एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे और डी ए बाई डी टी आ जाएगा और उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी 0, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन 0 और मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए डी ए बाई डी टी 0। ये तीन बातें याद करने। चलिए अब हम मेन बस ये बात सीखनी है, हमारी टाइप खत्म हो जाती है। चलिए पहले सर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। अच्छा, ये एस डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, चलो डिफरेंशिएट करो। डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट कर दें तो वो वेलोसिटी आ जाएगी, तो वेलोसिटी आ जाएगी 3t² माइनस 12t प्लस 5। ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। और अगर इसको मैं फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं तो v को अगर फिर से दोबारा डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 60 माइनस 12। ठीक हो क्या, ये बात समझ आ गई। अच्छा हाँ बेटे, ये ऊपर वाला तीनों चीजें याद कर लो। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो या टर्निंग पॉइंट हो या इंस्टेंटेनियस रेस्ट का वर्ड हो तो वेलोसिटी को 0 पुट करना, मैक्सिमम वेलोसिटी हो तो एक्सेलरेशन को 0 पुट करना, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करनी हो तो एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करके उसको 0 पुट करना। चलिए नाउ वी आर रेडी फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और ये देखिए छोटा क्वेश्चन नहीं आता, काफी बड़ा क्वेश्चन आता है गाइस। दिस इज द मोस्ट लव्ड टाइप बाय स्टूडेंट्स। तो बच्चों को ये सबसे ज्यादा टाइप पसंद होती है क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन है और बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है और ज्यादा मार्क्स की वेटेज के साथ है। चलिए आप लोग क्वेश्चन एक दफा पढ़ लें, एक दफा पूरा क्वेश्चन पढ़ लें। A particle travels in a straight line from A to B in 20 seconds. Its acceleration t seconds after leaving A is this। ठीक है, और A की उसकी acceleration की equation दी हुई है। It is given that the particle comes to rest at B। पहले ये information कर लेते हैं हम, प्रोसेस कर लेते हैं information को। So ये कोई पॉइंट था A, ये पॉइंट आ गया B। A के ऊपर बेटा टाइम 0 होगा, B के ऊपर टाइम 20 होगा। It is given that the particle comes to rest at B, तो फाइनल वेलोसिटी V के ऊपर हमें पता है 0। इसकी इक्वेशन है जी यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 3/160 t² माइनस 1/800 tq। t0 अब बेटे स्टार्ट हुआ ना बेटे, यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हुई तो यहाँ पे टाइम 0 होगा। धन्यन बेटे, यहाँ पे टाइम 0 होगा तो बॉडी स्टार्ट होगी। ठीक है, और बेटे यहाँ पे देखो, और निकट 20 सेकंड्स में पहुंचे हो तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू 20 होगी। और निकट द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एट बी, तो बी के ऊपर बेटे फिर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये बात समझ आ गई। ठीक है, चलो क्वेश्चन ये है, शो दैट द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 0। इनिशियल स्पीड का क्या मतलब है, इनिशियल के वर्ड का क्या मतलब होता है गाइस। इनिशियल होता है व्हेन टाइम इज 0।
जब टाइम जीरो है तो हमने स्पीड ऑफ द पार्टिकल शो करनी है कि वो क्या होगी। चलिए, अभी हमारे पास कौन सी इक्वेशन गिवन है? एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है। इधर से स्पीड पे जाना है, क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट? एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है, वेलोसिटी पे जाना है, क्या करना चाहिए बॉडी के लिए, डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट? ओके, इंटीग्रेट ठीक आंसर है। तो अगर इंटीग्रेट करना है, अगर इंटीग्रेट करना है तो कौन सा वाला इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स वाला या प्लस सी वाला? ये वाला चार्ट चीटिंग कर लो थोड़ी देर। हमारे पास इंटीग्रेशन की इक्वेशन गिवन है, हमने वेलोसिटी पे जाना है तो हम पीछे जा रहे हैं, तो हम करेंगे इंटीग्रेट। और जब हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे इंटीग्रेट करते हैं तो हम हमेशा इंटीग्रेट करते हैं विदाउट लिमिट्स, लिमिट्स नहीं लगाते और प्लस सी लगाते हैं। चलो आजू फिर, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ। अच्छा, ये क्वेश्चन लंबे लंबे होते हैं लेकिन ये बहुत आसान होते हैं। 3/160 टी क्यूब स्क्वायर माइनस 1/800 टी क्यूब। बेटे हमने P1 में दो तरह की इंटीग्रेशन पढ़ी, एक तो जिसमें होल पावर होती है उसमें कंडीशन चेक करनी पड़ती है, और एक होती है जिसमें डायरेक्ट पावर्स ऑन एक्स होती हैं तो उन पे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें। तो इनमें बेटा डायरेक्ट पावर्स है हमारी, एक्स की जगह टी है, उसके ऊपर 3/160 पावर में 1 ऐड कर दें, न्यू पावर से डिवाइड कर दें, माइनस 1/800 पावर में 1 ऐड कर दें, न्यू पावर से डिवाइड कर दें, और आगे क्या लग जाएगा, आगे प्लस सी लग जाएगा। So this will become v is equals to 1/160 minus 1/3200 प्लस सी। ऐसे देखो, इस इक्वेशन में अगर मैंने सी निकालना है तो मुझे क्या दो चीजें चाहिए, और क्या मुझे वो दो वैल्यूज पता है कहीं पे? अगर मुझे इस इक्वेशन में सी निकालना है तो मुझे मुझे कहीं पे v और t की वैल्यू चाहिए, मुझे कहीं पर v की और t की वैल्यू चाहिए। कहीं पे गिवन है, देखो वेलोसिटी और टाइम पता है कहीं पे इकट्ठा? यस, व्हेन वेलोसिटी इज 0 टाइम इज 20, हमें ये पता है। टाइम जीरो पे वेलोसिटी नहीं पता ना अहमद, बेटा वो तो शो करनी है ना, बी वाली पता है बेटा, बी के ऊपर हमें दोनों वैल्यूज पता थी। ठीक है, सो 0 इज इक्वल्स टू 1/160, 0 का क्यूब माइनस 1/3200, 0 की पावर 4 प्लस सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू बेटे 0 आ जाती है। अब आप अपनी इक्वेशन पूरी दोबारा लिख लेते हैं, सी की जगह पे 0 लगा दें, तो बेटे ये हमारी इक्वेशन आ गई वेलोसिटी की। हमने वेलोसिटी की इक्वेशन नहीं दिखानी, हमने कहना है टाइम जब 0 पुट करें तो वेलोसिटी 0 आती है, ये हमने शो करवाना है। सो अब हम कहते हैं नाउ फॉर इनिशियल टाइम को 0 पुट कर, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1/160। अब क्योंकि शो दैट का क्वेश्चन है तो पूरी वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी, 1/3200। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओ मैंने 20 पुट करना था टाइम में, सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पे 20 पुट करना था, आई एम सॉरी। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ से सी अभी भी 0 ही आएगा। सॉरी, मैं फ्लो में ना, मुझे सी की असल में वैल्यू पता थी पहले, मैं वहां पे फ्लो में वो गलती से पुट करके, थैंक यू बच्चों। हाँ मेरी गलती है वहां पे, आपने 20 और 0 ही पुट करना है। 20 और 0 पुट करके देखो, कैलकुलेटर करो तो सी की वैल्यू क्या आती है, वहां से 0 आती है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, तो सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी हुई है, हमसे वो वेलोसिटी मांग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। मैंने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद हमने इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद हमने सी लगा दिया, सी लगाने के लिए हमने टी और ए की दो वैल्यूज यूज की, टी और वी की दो वैल्यूज यूज की। अब बी के ऊपर हमें वेलोसिटी भी पता थी और टाइम भी पता था,
वो वैल्यू हमने प्लग इन कर दी तो हमारे पास सी आ गया, वेलोसिटी की पूरी इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन ने कहा था कि शो दैट द इनिशियल स्पीड, इनिशियल मतलब टाइम जब जीरो है तो जो स्पीड है पार्टिकल की वो जीरो है। तो मैंने क्या किया, मैंने टाइम को जीरो पुट कर दिया तो मेरे पास स्पीड भी जीरो आ गई। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। जी बच्चों कुछ याद है मैक्सिमम स्पीड कैसे फाइंड करते थे? मैक्सिमम स्पीड आज जो थोड़ी सी चीटिंग करवा देता हूँ। बेसिकली दो चीजें थोड़ी सी याद कर लें तो बस आगे कुछ नहीं है इधर इस चैप्टर में। जी मैक्सिमम स्पीड, एक्सेलरेशन को जीरो पुट कर दें, एक्सेलरेशन को उठाएं जीरो पुट कर दें सेकंड पार्ट में। चलिए ये मेरी एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, इसको जीरो पुट कर देते हैं सेकंड पार्ट में। ये एक्सेलरेशन आ गई, जीरो इज इक्वल्स टू 3/160 टी स्क्वायर माइनस 1/800। ठीक है, और इधर आ जाएगा 1/800। टी क्यूब इज इक्वल्स टू 3/160 टी स्क्वायर 160 टी क्यूब 2400 टी क्यूब टी स्क्वायर। अब टी कैंसिल हो जाएंगे, टी क्यूब ओवर टी स्क्वायर will become 2400 over 160। बेटा हमें पता है टी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि हमें मैक्सिमम स्पीड चाहिए, तो स्टार्ट पे तो स्पीड जीरो थी, तो यहाँ पे टी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा तो टाइम की वैल्यू आ गई, हमें तो टाइम चाहिए ही नहीं है। द प्रॉब्लम इज वी डोंट नीड टाइम टू फाइंड स्पीड, हमें स्पीड चाहिए थी। पुट दिस वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। आप उस तरह कर लो, यही आप कॉमन ले लो, कॉमन लेके फिर दो आएंगी ना वैल्यूज, एक टी की वैल्यू आएगी जीरो, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर दूसरी 50। आहिस्ता आहिस्ता वन बोरिंग इसलिए होता जा रहा है क्योंकि वन में ना एक जैसे सवाल है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे शुरू में बहुत ऐसे लगता है जैसे बहुत सीखने वाला है, M1 में आगे जाके ना कुछ सीखने वाला रहता नहीं है। अब ये देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो हमने कहाँ पढ़ी हुई है, उधर पढ़ी हुई है। अच्छा अब स्पीड की इक्वेशन कहाँ थी हमारे पास, ये थी स्पीड की इक्वेशन। M1 में ना लर्निंग का काम बहुत कम हो जाता है, अभी ये हम काइनेमेटिक्स कर रहे हैं ना, अभी हम आगे वर्क पर एनर्जी पे जाएंगे तो हम नोटिस करना वर्क पर एनर्जी 15 मिनट में ना टॉपिक खत्म हो जाता है, उसके बाद बस प्रैक्टिस एज वेल इफ यू थिंक अबाउट इट। 5.237। चलो थर्ड पार्ट पढ़ो, थर्ड पार्ट पढ़ो। जी अब फाइंड करना है डिस्टेंस ए बी, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए अब आपको, इधर आ जाओ, डिस्टेंस फाइंड करना है। आपके पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी, आप उसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी की इक्वेशन बना चुके हुए हो। वेलोसिटी की इक्वेशन को अब इंटीग्रेट करो दोबारा से तो क्या आ जाएगी अब आपके पास, अब आपके पास बेटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। चलो डिस्प्लेसमेंट, अब इसका मतलब है हम वेलोसिटी की इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करना है। अब केस वन आगे इंटीग्रेट करेंगे किसको, वेलोसिटी की इक्वेशन को पकड़े, इंटीग्रेट करने के लिए लेके जा रहे हैं, कॉपी एंड गिव पेस्ट। ऑलराइट सो डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट कर, सॉरी वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने लगे, डिस्प्लेसमेंट बनाने लगे। चलो तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, डी टी क्यों लगाते हैं बेटे, देखो आकाश यूजुअली डी एक्स लगना होता है राइट, डी एक्स लगना होता है यूजुअली, तो जो वेरिएबल होता है वो लगना होता है, डी टी मतलब विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करना है, हमने टी को इंटीग्रेट करना है ये बताता है। अच्छा 1/160, 1/160 टी की पावर 4/4 माइनस
प्लस सी आ जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू टी की पावर 4 ओवर 640 माइनस टी की पावर 5 ओवर 16,000। आई थिंक आंसर है प्लस सी। ओ प्लस सी नहीं आना था, सॉरी। हमने वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हमें लिमिट्स लगानी है। हाँ जी, हमने प्लस सी नहीं लगाना, हमने क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने लिमिट्स लगानी है। अच्छा, तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारी लिमिट्स लगेगी टाइम की। तो हमारा ए से बी तक पहुंचते हुए कितना टाइम लग रहा था? ए से बी तक पहुंचते हुए बेटे 20 सेकंड्स लग रहे थे। तो हम लिमिट लगाएंगे टाइम की 0 से 20 तक। तो अब प्लस सी नहीं लगाएंगे। तो जब भी आपने वैल्यू फाइंड करनी है डिस्प्लेसमेंट की, तो बेटा आपने लिमिट्स लगा देनी है। सो दिस विल बी, बेटा ये देखो हमने लिमिट्स लगा दी। हाँ, ऑल राइट। और अब बस लिमिट्स लगा के कैलकुलेटर यूज कर लोगे। 20 की पावर 4 ओवर 640 माइनस 20 की पावर 5। अच्छा, यहाँ पे ना एक ब्लेंडर है जो बहुत सारे लोग पेपर 1 में भी करते हैं और इधर भी करते हैं। अब देखो सेकंड लिमिट सबको नजर आ रही है कि जीरो है। सो 0 की पावर 4 ओवर 640 माइनस 0 की पावर 5 ओवर 16,000। हाँ, गलती खुद ही बताओ क्योंकि तुम लोगों को पता है तुम ही करते हो। गलती बोलो यहाँ पे क्या करते हो। हाँ, यहाँ पे ना सेकंड लिमिट जीरो नजर आ रही होती है होती हुई। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा लिमिट ही नहीं पुट करता। भाई लिमिट पुट करके दिखाने का मार्क है, लिमिट पुट करके दिखाने का मार्क है। ठीक है, अब बेशक कैलकुलेटर से सीधा काम कर लो। ठीक है, लेकिन लिमिट पुट करके दिखाने का मार्क होता है, लिमिट लास्ट भी पुट करके दिखानी चाहिए। आंसर आ गया हमारे पास, 50 आ गया। अच्छा, चलो यहाँ से ऑनवर्ड्स ना जरा पूरी चीज देखना। अब देखो ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ जाती है तो आ जाए। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब पता है क्या होता है? बेटा बेटा ये देखो, लेट सपोज आप यहाँ से स्टार्ट किया आपने, चलना, दिस इज योर स्टार्ट पॉइंट। आपकी इनिशियल वेलोसिटी इधर जा रही थी, आपने स्टार्ट इधर को किया। बेटे आप जब तक इधर को जाते रहोगे ना, आपकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगी। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाओगे, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगी। तो लेट्स सपोज आप आगे गए और आप घूम के चक्कर लगा के पीछे चले गए। अब आप यहाँ पे आगे खड़े हो गए, ये फाइनल पोजीशन आपकी हो गई। अब लेट्स सपोज आप 10 मीटर पीछे खड़े हो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से। तो बेटा अब जो आपकी डिस्प्लेसमेंट आएगी बेटा वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वो इनिशियल वेलोसिटी के अगेंस्ट है। तो इट जस्ट टेल्स अस कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी जिधर को गई थी उसके अगेंस्ट अगर चली जाए तो नहीं, बॉडी डायरेक्शन जब चेंज करती है या उससे सिर्फ वेलोसिटी बदलती है, उससे वेलोसिटी नेगेटिव होती है। बॉडी की डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी नेगेटिव होती है। अगर आप अपनी स्टार्टिंग पोजीशन को क्रॉस करके पीछे चले जाओ, खड़े हो जाओ, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है। अब हम आज एक नया आइडिया इम्प्लीमेंट करने लगे, इसी से रिलेटेड है, इसी टाइप से रिलेटेड है बेटे, नया आइडिया है। और वो आइडिया क्या है मैं वो अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, और उसके साथ काम हमने किस तरह से करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अब बात ये है, अब स्प्लिट जर्नी क्या है? स्प्लिट जर्नी ये है कि जो हमारी बॉडी है वो इसी तरह दो डिफरेंट इसी तरह वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी। तो हमारे पास इक्वेशन होगी वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की। लेकिन अब होगा क्या कि वो दो डिफरेंट पोर्शंस ऑफ जर्नी में डिवाइडेड होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसा ये एग्जाम्पल है, इसमें 0 से 15 तक ये वाली इक्वेशन फॉलो हो रही है, और 15 से आगे वाले टाइम के लिए एक डिफरेंट इक्वेशन फॉलो हो रही है। ठीक है, तो जहां पे ये वाला चेंज आता है बेटा, इस टाइम को बाउंड्री टाइम बोला जाता है। इस टाइम को बाउंड्री टाइम बोला जाता है। ठीक है बेटा, ये बाउंड्री टाइम होता है। अच्छा, अब बाउंड्री टाइम का क्या सीन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ना मैंने दो बातें याद करनी, तीन एक्चुअली, सॉरी, तीन बातें याद करनी है बेटे। बाउंड्री टाइम को अगर लेफ्ट और राइट साइड की इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या आंसर सेम आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, अब इसका रूल याद कर लीजिए। ये जो बाउंड्री टाइम है मिड में नहीं होता, नहीं नहीं मानो, कहीं पे भी हो सकता है। बस जहां पे जाके इक्वेशन चेंज हो रही हो ना बेटे, उसको बोलते हैं बाउंड्री टाइम। अब बाउंड्री टाइम को जब उससे पहले और बाद वाली इक्वेशन में पुट करते हैं ना बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के लिए आंसर हमेशा सेम आएगा। बाउंड्री टाइम को
बाउंड्री टाइम का यूज क्या होता है, बाउंड्री टाइम को अगर इधर पहले और बाद वाली इक्वेशन में पुट करें तो बेटे इस टाइम से डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की इक्वेशन आंसर सेम देती है। ठीक है, तो बाउंड्री टाइम गिव्स द सेम आंसर फॉर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस। लेफ्ट और राइट पर अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हो तो उन दोनों से डिस्प्लेसमेंट सेम आएगी। अभी के केस में जिस तरह दोनों के केस में वेलोसिटी है दोनों तरफ, तो टाइम 15 अगर मैं दोनों तरफ पुट करूंगा तो मेरी वेलोसिटी सेम आनी चाहिए। तो बाउंड्री टाइम पुट करने से दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट भी सेम आनी चाहिए, वेलोसिटी भी सेम आनी चाहिए। एक्सेलरेशन का एम्बिगुअस होता है, एक्सेलरेशन में और मे नॉट बी सेम। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसका यूजेज क्या है, मैं अब आपको यूजेज दिखाता हूँ। वो कहेंगे इस तरह का सिनेरियो आपको देखे कहेंगे, ये इक्वेशन है, टाइम 0 से 15 तक t² + 40 यूज हो रही है और उसके आगे वाली बेटा b/t² यूज हो रही है। सवाल हमारा आपसे ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो अब आप कहोगे कि हमने आउटकम ये याद किया कि जब भी बाउंड्री टाइम इन्वॉल्व होता है तो बाउंड्री टाइम दोनों साइड से सेम आंसर देता है। किस किस के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए और वेलोसिटी के लिए। तो पुट t is equals to 15 in both equations and put them equal। तो बेटा ये हो जाएगा 15² + 4 × 15 इज इक्वल्स टू b/15²। अब हम एक क्वेश्चन देखने लगे। ओके, अब जरा अटेंटिव होइएगा। ये एक 10 मार्क का क्वेश्चन है ना, 10 से भी ज्यादा का 11 मार्क का क्वेश्चन है और मेरा काम है आपको ये क्वेश्चन याद करवाना क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू लर्न दीज पॉइंट्स, बड़ी जरूरी पॉइंट्स हैं, जरा गौर से देखिएगा। A vehicle is moving in a straight line. The velocity v meters per second at the time t seconds after the vehicle starts is given by this। दो velocity की equations हैं आपके पास, where a and b are constants। The distance traveled by the vehicle between time 0 and 15 is 225। Find the value of a and show that b is equals to 3375। Okay जी, so vehicle starts from a to b। ठीक हो गया, सॉरी ए टू बी नहीं है, पॉइंट से व्हीकल स्टार्ट्स एट टाइम इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू 15 के ऊपर ना उसकी इक्वेशन चेंज करनी है हमने, और टाइम 15 से ग्रेटर के लिए डिफरेंट है। टाइम 15 से पहले वाली जो इक्वेशन है वो है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a टाइम्स t माइनस 0.05 t², और दूसरी इक्वेशन है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू b/t²। सो बेटे हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। The distance traveled by the vehicle at between time 0 and time 15 is 225। बेटे यहाँ पे distance traveled की displacement की वैल्यू है 225। ठीक हो गया। All right, find the value of A and show that B is equals to this। अच्छा बेटे अब हमें distance traveled पता है, बेटे velocity से distance traveled कैसे बताते हैं, velocity की equation से distance travel कैसे बताते हैं। तो पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अगर हम इंटीग्रेट कर दें वेलोसिटी की इक्वेशन को, तो बेटा मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा जो कि मुझे पहले से पता है 225 है। वेलोसिटी की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें और कहां से कहां तक, 0 से लेके 15 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें पता है इस इक्वेशन को अगर 0 से लेके 15 तक हम इंटीग्रेट कर दें तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 225 आ जाएगा, आंसर 225 आ जाएगा। अच्छा, अब आप ए को बाहर शिफ्ट कीजिए और t माइनस 0.05 t² dt इज इक्वल्स टू 225 0 से लेके 15 तक। अच्छा, अब a टाइम्स, जी अब बच्चों देखो t माइनस 0.05 t²। अच्छा, a कैसे बाहर गया, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है P1 की इंटीग्रेशन में कि अगर कोई कांस्टेंट कॉमन निकला हो, क्वेश्चन ने कहा था a एंड b आर कांस्टेंट्स, अगर कोई कांस्टेंट कॉमन निकला हो तो बेटा वो बाहर जा सकता है इंटीग्रेशन के साइन के। अब डायरेक्ट पावर्स ऑन t है तो बेटा डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दें t² /2।
minus 0.05 t cubed over 3 is equals to 225. A times जी 15 squared over 2 minus 0.05 15 cubed over 3 माइनस, अच्छा जीरो वाली लिमिट चाहे जीरो नजर आ रहा हो, आपको पुट करनी जरूरी होती है क्योंकि मार्किंग स्कीम में मार्क लिखा होता है लिमिट अप्लाई करने का। तो प्लीज पूरी लिमिट पुट करके दिखानी है आपने, ये वाला मार्क नहीं लूज करना, ये बहुत जरूरी मार्क है। इज इक्वल टू 225। बेटे ए टाइम्स, मुझे ये लेफ्ट साइड का आंसर बताना कितना आता है। आई थिंक 56.25 है। सो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। ए की वैल्यू यहाँ से आ गई, हमारे पास 4 आ गई। ओके, हम हमने बी फाइंड करना है। बी कैसे फाइंड होगा? सो सबसे पहली बात, क्वेश्चन ने हमें बताया था बेटे कि 0 से लेके 15 तक का जो टाइम इंटरवल था, 0 से लेके जो 15 तक का टाइम इंटरवल था बेटा, वो 0 से 15 तक बेटे हमारे पास ए की जो वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट जो थी वो 225 थी। तो हमने वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया 0 से 15 तक और आंसर 225 के इक्वल पुट कर दिया। तो अब आपने बेटा इंटीग्रेट कैसे किया, ए बाहर चला जाएगा लिमिट से, और आपने इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया क्योंकि डायरेक्ट पावर्स ऑन टी थी, और उसके बाद लिमिट्स अप्लाई की और 225 की इक्वल पुट कर दिया। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 4। नाउ लेट्स गो एंड पुट ए एस 4 ओवर हियर। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ कैन यू फाइंड बी? जी गाइस, कम अप विद एन आइडिया। ए फाइंड कर दिया मैंने आपको, बी कैसे फाइंड करोगे? फॉर बी वी यूज बाउंड्री टाइम। फॉर बी वी यूज बाउंड्री टाइम। अच्छा बेटे, कौन पूछ रहा था? अच्छा, बाकी सब लोग भी बेटे गौर से सुनो। एक ना बड़ा ही टेम्पटिंग फॉर्मूला है हमारी जिंदगी में, अब ना उसके साथ हमारी चाइल्डहुड एसोसिएशन है। तो वो फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। हमारा दिल करता है हम हर जगह यही लगा लें, हमारा दिल करता है हम हर जगह यही लगा दें। ठीक है, ये सिर्फ कब लग सकता है? ये तो बहुत लिमिटेड फॉर्म है, ये तो जिंदगी में शायद ही कभी कभी लगता है। ये सिर्फ कब लगता है? ये जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी चेंज ही ना हो रही हो। ठीक है, तो अभी देखो, अभी तो हमें नजर आ रहा है कि हमारी इक्वेशन ही इस तरह की, जहां पे टाइम चेंज होएगा तो वेलोसिटी बदलती जाएगी ना, तो वो नहीं यहाँ पे पुट कर सकते। हम्म, शाबाश। अच्छा, फॉर बी वी यूज बाउंड्री टाइम, तो अब हम क्या करने लगे, बाउंड्री टाइम था 15, हम दोनों इक्वेशंस में बाउंड्री टाइम पुट करने लगे हैं। तो लेफ्ट साइड से आएगा 4 इंटू 15 माइनस 0.05 इंटू 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी ओवर 15 स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड से आंसर आ जाएगा बी इज इक्वल 15 इज इक्वल्स टू बी ओवर 225। बी की वैल्यू बेटा यहाँ से आ जाएगी 3375। तो हमने ए भी शो कर दिया 4 है, और बी भी शो कर दिया 3375 है। चलिए, अच्छा बेटे ये देखो, पहले ऊपर वाला पार्ट पढ़ लो। उन्होंने हमें बताया था कि जो हमारा जर्नी है ना बॉडी का, वो दो हिस्सों में स्प्लिट है। 0 से 15 तक डिफरेंट इक्वेशन फॉलो करता है, और 15 से आगे बेटे डिफरेंट इक्वेशन फॉलो करता है। ठीक है, अच्छा अहमद बेटा, ये क्वेश्चन पहली दफा समझने में सर के ऊपर से गुजरता है, लेकिन इस क्वेश्चन की बेस्ट बात ये है कि ये इन्हीं 3 पार्ट्स के साथ एज इट इज रिपीट होगा पूरे पास्ट पेपर्स में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन है ना रिपीट होना है, एज इट इज रिपीट होना है। तो इफ वी लर्न इट फॉर द फर्स्ट टाइम ना, पहली दफा सीखना मुश्किल है थोड़ा सा इसको, लेकिन ये इन्हीं पार्ट्स के साथ दोबारा आएगा, तो तब ये हमें बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये हमें तब आता होगा। तो पहली दफा थोड़ा सा हम हार्ड वर्क में से गुजरते हैं, इसको सीख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ने हमें बता दिया कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल फ्रॉम 0 टू 15 इज 225। अब बेटे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी हुई है। बेटे वेलोसिटी की इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करनी हो तो क्या करते हैं बेटा, अगर मैं वेलोसिटी की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं 0 से लेके 15 तक, तो बेटा वेलोसिटी को अगर मैंने इंटीग्रेट किया तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जानी चाहिए जो कि 225 थी। तो ये इस इंफॉर्मेशन को ऐसे यूज करना था। अब इंटीग्रेट कैसे करें वो देख लो। बेटे ये कांस्टेंट कॉमन निकला हुआ था, इसको बाहर निकाल सकते हैं हम इंटीग्रेशन के साइन से, वहां से हमने बाहर निकाल दिया।
अब बेटे इंटीग्रेशन देखो कैसे करोगे, डायरेक्ट पावर ऑन टी थी तो हम डायरेक्ट अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, पावर में वन ऐड करके न्यू पावर से डिवाइड कर देंगे, फिट हो गया। चलो, और उसके बाद लिमिट्स पुट करोगे और यहाँ से ए फाइंड कर लोगे। अब ए कर लिया तो बी कैसे फाइंड होगा? बी कैसे फाइंड होगा जी? बी के लिए हम लगाएंगे बाउंड्री टाइम को, दोनों में पुट करेंगे तो दोनों से आंसर सेम आना चाहिए वेलोसिटी का। तो यहाँ से बेटा मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, एंड बी की वैल्यू इज 3375 ओवर टी स्क्वायर। पहला पार्ट हमेशा ऐसे ही होगा, पहले पार्ट में इंटीग्रेट करके यहाँ डिस्प्लेसमेंट गिवन होगी, यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे होंगे। ठीक हो गया, एक पार्ट हम इस तरह से याद कर लेते हैं। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर। दूसरा पार्ट, फाइंड एन एक्सप्रेशन। थोड़े से इंपॉर्टेंट लफ्ज आने लगे, जरा गौर से देखना। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन व्हीकल इज ग्रेटर यूजिंग टाइम ग्रेटर देन 15। अच्छा, पहली बात तो टाइम ग्रेटर देन 15 का मतलब है ये वाली इक्वेशन की बात हो रही है, सेकंड इक्वेशन की बात हो रही है। टाइम ग्रेटर देन 15 कम होगा जब सेकंड इक्वेशन की बात हो रही होगी। अच्छा, अब इसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड का एक्सप्रेशन निकालना है जी। वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है, डिस्टेंस निकालना है, क्या करेंगे? इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट बेटे? इंटीग्रेट। अच्छा, लेकिन एक्सप्रेशन का वर्ड यूज हुआ है, उससे कुछ याद है? हमने कोई बात याद की थी, बात याद की थी हमने। अगर आप वेलोसिटी से इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट पे जा रहे हो और एक्सप्रेशन का वर्ड यूज हुआ हो, तो अब हम इंटीग्रेट किया करेंगे प्लस सी लिख के। ठीक है, एक्सप्रेशन का वर्ड अगर यूज हुआ हो, वैल्यू ना दी हो, दोबारा देख लो बेटे, वर्डिंग पढ़ लो। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टी फॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो पूछ रहे हैं, और अगर एक्सप्रेशन फाइंड करना है तो इंटीग्रेट विद प्लस सी करेंगे। चले, इंटीग्रेट विदाउट लिमिट्स करेंगे। चलिए, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे डालते हैं वेलोसिटी की वैल्यू dt। कौन सी वाली वेलोसिटी की वैल्यू लोगे बच्चों? पहली वाली वैल्यू लोगे या दूसरी वाली वैल्यू लोगे? हाँ, वेलोसिटी की इक्वेशन दूसरी क्यों यूज कर रहे हो गाइस? कैसे पता है वेलोसिटी की इक्वेशन दूसरी वाली यूज करनी है? हाँ, टाइम ग्रेटर देन 15 लिखा हुआ उन्होंने, शाबाश, एक्सीलेंट, बिल्कुल यही इंडिकेटर है। 3375 ओवर टी स्क्वायर। चलो, डिनोमिनेटर में तो हम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते जी। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ऊपर लेके आइए इसको, 3375 टी की पावर -2 डी टी, टी की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस सी। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3375 ओवर टी प्लस सी। बेटे अब इस इक्वेशन से आपको क्या सी निकालना हो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको इस इक्वेशन से सी निकालना हो, तो बेटे आप क्या दो वैल्यूज आपको चाहिए? एस और टी चाहिए। चलो ऊपर आओ, इक्वेशन देखो, क्या आपको किसी सेम पॉइंट के ऊपर एस और टी की वैल्यू बताई हुई है? क्या आपको किसी सेम पॉइंट के और ऊपर एस और टी की वैल्यू बताई हुई है बेटे? बिल्कुल बताई हुई है बाउंड्री टाइम पे, और ये हम याद भी कर लेंगे, ये बात अभी हम याद भी कर लेंगे। सो जब भी एक्सप्रेशन बनवाएंगे इस वाले सवाल में, तो ऑलवेज यूज, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है 225 और टाइम दिया हुआ है 15, always use boundary time to find this c, use values from the boundary time to find c। ठीक है, तो बाउंड्री टाइम के ऊपर दोनों वैल्यूज पता थी, वहां से सी निकाल लो। अब हम पुट कर दो 225 इक्वल्स टू -3375 ओवर टी इज 15 प्लस सी। बट यहाँ से सी की वैल्यू आ जाती है 450। सो आप सी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा
प्लस 450। अच्छा, मुझ पर क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। ठीक है, बाय द व्हीकल। तो अगर आप यहाँ पे टाइम 15 डालोगे तो ये बताएगा आपको कि आपका डिस्टेंस कितना, स्टिल कितना ट्रेवल हुआ है, 225। ये उससे पहले के आंसर्स नहीं दे सकेगा, लेकिन ये यहाँ के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आपको बता देगा कि जब टाइम 15 था तो ऑलरेडी 225 डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका हुआ था, प्लस ये आगे वाला डिस्टेंस जो है बाकी का डिस्टेंस इस इक्वेशन से होगा। एलसीएम ना लो, बेशक ले लो, कोई मसला नहीं है, ना लो तो भी कोई मसला नहीं। एलसीएम का कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने आपसे ना एक्सप्रेशन निकलवा लिया डिस्टेंस ट्रेवल का। अब वो इसमें अब वो इस एक्सप्रेशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताने लगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल व्हेन इट हैज ट्रेवल्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 315। बेटे टोटल डिस्टेंस की आपने इक्वेशन निकाली है अभी, इसमें 315 पुट कर दें, माइनस 3375 अपॉन टी प्लस 450 तो 3375 अपॉन टी इज इक्वल्स टू 385 और 50, 135 आता है गेस। टी की वैल्यू यहाँ से बताना प्लीज। यार हमें मैथ्स में यूनिट्स नहीं बताने पड़ते। टी की वैल्यू आ गई 25, बट हमने टाइम नहीं बताना। बेटे देख रहे हो क्या हुआ क्वेश्चन में? लास्ट पार्ट समझ आया क्या हुआ? बेटे पिछले पार्ट में उन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल्ड की ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की इक्वेशन बनवाई थी। इस पार्ट में बेटा उन्होंने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जो इक्वेशन लास्ट पार्ट में बनी थी, उसमें बेटा वैल्यू 315 पुट करवा दी। सो यहाँ से बेटा हमारे पास टाइम आ गया, लेकिन टाइम आया तो वेलोसिटी तो नहीं आई। इस टाइम को वेलोसिटी की इक्वेशन में पुट करना है। कौन सी वाली में पुट करोगे? अच्छा, टाइम आया 25। जी, कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे? इस वाली में या इस वाली में? फर्स्ट या सेकंड? टाइम 25 आया हुआ है, याद रखना। टाइम आया 25, 25 का मतलब 15 से तो आगे होगा, यहाँ कहीं पे होगा 25। तो 25 के लिए बेटा फिर ये वाली इक्वेशन में, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3375 अपॉन टी स्क्वायर, 5.4। चलें जी, 3 पार्ट्स याद कर लें। ये 3 पार्ट्स हमने याद करने। ये तुम लोग नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखोगे दुआएं दोगे मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज इन्हीं पार्ट्स के साथ रिपीट होता है। उन्होंने जर्नी को स्प्लिट किया होगा 2 पोर्शंस में। पहले पार्ट में वो आपको क्या कर रहे होंगे? पहले पार्ट में या तो वो आपसे ये वाली डिस्प्लेसमेंट निकलवाएंगे इंटीग्रेट करवा के, या डिस्प्लेसमेंट दी होगी और कोई मिसिंग वैल्यू निकलवा रहे होंगे जो पहला पोर्शन है उसकी, बाउंड्री टाइम तक की। फिर वो बाउंड्री टाइप को दोनों इक्वेशन में पुट करवा के कोई अननोन चीज फाइंड करवा लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमेशा वो दूसरी वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करवाएंगे और विदाउट लिमिट्स करवाएंगे, एक्सप्रेशन बनवाएंगे। तो आपने बेटा सेकंड वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करके प्लस सी लगाना है। सी की वैल्यू जो है बेटा वो आपने हमेशा बाउंड्री टाइम से फाइंड करनी है। ठीक है, बाउंड्री टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी टाइम है उसको यहाँ पे पुट कर देना है। लास्ट पार्ट में बेटा ये जो आपने उन्होंने टोटल डिस्टेंस निकलवाया है, इसमें वो डिस्टेंस की वैल्यू बता देंगे और वेलोसिटी पूछेंगे, तो आपने पहले डिस्टेंस की वैल्यू पुट करके टाइम निकाल लेना है। उस टाइम को जाके बेटा वेलोसिटी की रेलेवेंट इक्वेशन में पुट कर देना है। ऑल राइट जी। सो ये हमारी टाइप 2 जो है, टाइप 2 में बेटा दो ही तरह का क्वेश्चन है। यहाँ तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंगल जर्नी है, एक ही जर्नी होगी, उसी की इक्वेशन वगैरह दी होगी। यहाँ स्प्लिट जर्नी है और स्प्लिट जर्नी का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं काइनेमेटिक्स की लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर। ये यू गाइस आर गोइंग टू लव दिस टाइप, बिकॉज ये तुम ऑलरेडी ओ लेवल में करके आए हो। इसमें सिर्फ एक मसला है, वो मसला मैं आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा, तो आप लोगों की जिंदगी में ये ज्यादा बड़ा ट्रबल नहीं क्रिएट होगा। चलिए आ जाइए। ऑल राइट, ओ लेवल से हम आपको एक चीज करवा के लाए हुए हैं, ग्राफ्स। ओ लेवल की मैथ्स में किए थे, याद है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो होता है, ग्रेडियंट लिखा हुआ है ऊपर, ग्रेडियंट जो होता है वो वेलोसिटी होती है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? एक्सेलरेशन होती है। और अगर पीछे आना हो तो एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करते हैं।
ठीक है, वो डीएसए, हाँ छोटे, तुम में से जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ा होगा वो डीएसए वाला शॉर्टकट याद करवाते हैं। सो आगे जाना है तो ग्रेडियंट फाइंड करते हैं, और वापस जाना है तो एरिया आ जाएगा। अच्छा जी, अब मसला क्या है फिर, अगर ये सब कुछ तो पहले ही पढ़ाया हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट सारा ओ लेवल्स में करवाया हुआ है हमने, तो फिर अभी क्या करना है मैं वो बता देता हूँ। अभी क्या होगा, अभी ग्राफ जो होगा ना, एक रियल टाइम एक्सपेरिमेंट के साथ ना सुनाया होगा, आपने ग्राफ के की मोमेंट्स को उस एक्सपेरिमेंट के रियल टाइम एक्सपेरिमेंट के अंदर जो की मोमेंट्स है ना उनके साथ टैली करना होगा। चलिए जरा आप लोग सोचना शुरू करें। क्वेश्चन पढ़ लें एक दफा, मैं आपको समझाता हूँ हमने क्या करना क्या होता है। बेसिकली हमने ग्राफ को मैच करना होता है असल एक्सपेरिमेंट के मोमेंट्स के साथ। अच्छा चलो आओ, सर अब पूरा सिनेरियो पढ़ना, एक दफा सिनेरियो पढ़ लो प्लीज। हाँ, व्हाट इज पॉइंट ए, दिखाता हूँ ना, दिखाता हूँ। अब देखो ये ना, अब ग्राफ के ऊपर समझ नहीं आ रहा कि पॉइंट ए कहाँ है, सरफेस कहाँ है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ना एक रियल टाइम डायग्राम बनाएंगे। हो क्या रहा है, एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है आपके पास, ठीक है जी। इसमें ऊपर एक बॉल है, ऊपर कोई एक पॉइंट है, पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट ए के ऊपर बॉल ना रेस्ट के ऊपर थी, तो यहाँ से ये नीचे गिरना शुरू हुई। इनिशियली एट रेस्ट, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी भी जीरो थी बॉडी की। फिर बॉडी सीधी नीचे गिरती 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 नीचे आ गई, और जब बॉडी पहुंची सरफेस ऑफ द लिक्विड पे, दिस इज द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर जब पहुंची तो टाइम हो गया हुआ था 0.7, क्वेश्चन ने बताया, और वेलोसिटी हो गई हुई थी 7। फिर बॉडी वाटर के अंदर ट्रेवल करती रही, वाटर में नीचे जाना शुरू हो गई, और जब बॉडी ग्राउंड पे पहुंची तो व्हेन टाइम इज 1.2, तो अब वेलोसिटी इज 5। तो ये है बॉटम। अब तीन की पॉइंट्स है, टॉप था, ए था उस पॉइंट के ऊपर, बेटा सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे ए था, फिर सरफेस थी, और फिर बॉटम था। ये तीन पॉइंट्स आ गए, की पॉइंट्स आ गए। अच्छा जी, अब हमारे पास ये तीन पॉइंट्स आ गए, अब ग्राफ पे आके तीन पॉइंट्स लेबल कर लें। जब टाइम जीरो है तो हम ए के ऊपर है, टाइम 0.7 है तो हम सरफेस के ऊपर आ गए हैं लिक्विड की, और टाइम 1.2 है तो बेटा हम बॉटम पे आ गए हैं कंटेनर के। चलिए, फाइंड द हाइट above the liquid of the above the surface of the liquid, हाइट ऑफ ए, हाइट होता है बेटा डिस्टेंस, हाइट बेसिकली हाइट या डेप्थ, ये दोनों वर्ड्स किसके लिए यूज होते हैं, ये डिस्टेंस के लिए यूज होते हैं। डेप्थ का भी वर्ड बेटे डिस्टेंस के लिए यूज होता है, हाइट का भी वर्ड बेटे डिस्टेंस के लिए यूज होता है, डेप्थ का भी वर्ड बेटे डिस्टेंस के लिए यूज होता है। सो अब आपने स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे आप, आपको एरिया अंडर द ग्राफ चाहिए। कहां से कहां तक का, पहले पार्ट को ए से लेके सरफेस तक का चाहिए, ए से लेके सरफेस तक का, ए से सरफेस तक का एरिया अंडर द ग्राफ चाहिए। कैन यू सी कि ए से लेके सरफेस तक अगर हम एरिया अंडर द ग्राफ निकालें, ए से सरफेस तक, तो बेटा ये क्या बनता है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो एरिया विल बी इक्वल टू 1/2, बेस है 0.7 एंड हाइट है 7। कितना आंसर आता है बेटा, 2.45 मीटर्स आ जाता है। अच्छा, फाइंड द डेप्थ ऑफ द लिक्विड। अच्छा, डेप्थ ऑफ द लिक्विड कहां से कहां तक होती है, डेप्थ ऑफ द लिक्विड होती है सरफेस से लेके बॉटम तक। अब डिस्टेंस निकालना है तो वो अगेन एरिया अंडर द ग्राफ होगा। अच्छा, क्या यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम लग सकता है, डिस्टेंस ओवर टाइम लग सकता है, एस इज इक्वल टू डी ओवर टी लगा सकता हूँ। नहीं, क्यों, क्यों क्यों क्यों, हाँ नजर आ रहा है स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, नहीं लगा सकते। शाबाश, बस ये बात जहन में रखना है, ऐसी ना बंदा कभी कभी भूल भी जाता है। अच्छा जी, अब सरफेस से बॉटम तक का एरिया क्या क्या शेप क्या बन रही है गाइस, सरफेस से बॉटम तक का एरिया शेप क्या बन रही है बेटा, ये शेप बन रही है सरफेस से बॉटम तक के लिए।
This is a trapezium. This is a trapezium. Area is equals to half into height. Height is 0.5 into sum of parallel sides. तो बेटा ये 3 मीटर्स आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपने नोटिस की वर्किंग्स में कुछ भी नहीं है। असल काम क्या है कि आपने जो सिनेरियो पढ़ा है उसकी डायग्राम को ग्राफ के साथ लिंक करना आपको आना चाहिए कि ग्राफ के ऊपर कौन सा पॉइंट किस जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइट 2.4 नहीं है महद बेटा। हाइट अबव ए 2.4 है। दैट मींस ए के ऊपर जो हाइट है बेटा ये 2.4 निकाली है हमने, और फिर सरफेस से बॉटम तक बेटा ये 3 मीटर्स निकाला है हमने। तो अगर आप ग्राउंड से ऊपर हाइट कहोगे तो वो डिफरेंट आएगी। ठीक है। अच्छा, फाइंड द डीसेलरेशन। डीसेलरेशन क्या होता है? अब स्पीड टाइम ग्राफ के ऊपर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। डीसेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। जी कैसे फाइंड करेंगे? ग्रेडियंट होगा। जी ग्रेडियंट होगा। चले, डीसेलरेशन में स्पीड कम हो रही होती है, लेकिन जिस पोर्शन में स्पीड कम हो रही है वो है 0.7, 7 एंड 1.2, 5। बेटे इधर से ग्रेडियंट निकाल लीजिए। ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू 5 - 7 ओवर 1.2 - 0.7। बेटे ग्रेडियंट आ जाता है -0.4। बेटे एक्सेलरेशन आएगी -0.4, लेकिन डीसेलरेशन क्या लिख के आओगे? बेटे डीसेलरेशन क्या लिख के आओगे? डीसेलरेशन का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है बेटे। 0.4 है या 4 है गाइस? ये जरा कैलकुलेट करवाना। 2/0.4 पॉजिटिव 0 -0.4 नहीं, -4 आएगी। हाँ -4 आएगी। मैंने एक जीरो गलत कैलकुलेट किया। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई -4, लेकिन डीसेलरेशन क्योंकि पॉजिटिव होती है बेटा, डीसेलरेशन की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये अगेन वही वाले आउटकम्स हैं जो हमने ओ लेवल्स में पढ़े हुए हैं। अच्छा लास्ट पार्ट देखिएगा। गिवन दैट द रेजिस्टेंस टू मोशन while the stone is moving in the liquid has a magnitude of 0.7। तो अब अगर एक स्टोन है बेटा, वो लिक्विड एक कंटेनर के अंदर है और उसमें मूव कर रहा है और नीचे को जा रहा है, नीचे को उसका वेट लग रहा होगा, उसके अगेंस्ट बेटे रेजिस्टेंस लग रही है 0.7 न्यूटन की। तो उन्होंने, और हमें एक्सेलरेशन पता है तो हमने मैथ्स बताना है। तो हम कहेंगे फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है मूविंग बॉडी का। अब बेटे फॉरवर्ड फोर्स लग रही है उसका वेट दैट इज एम जी, माइनस बैकवर्ड फोर्स लग रही है बेटा 0.7 इज इक्वल टू मैथ है उसका नहीं पता, और एक्सेलरेशन हमें -4 पता थी पहले पार्ट से। सो 10m -0.7 इज इक्वल टू -4m। 14m इज इक्वल टू 0.7 और m इज इक्वल टू 0.05 kg। 10 कैसे आया बेटा? जी की वैल्यू 10 है। मेरी बात सुनो, एक ऑब्जेक्ट था ऊपर से यहाँ नीचे गिर रहा था, पहले वो यहाँ पे इस कंटेनर में लिक्विड पड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें पानी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पहले वो सरफेस पे पहुंचा, फिर वो अंदर गिरा और बॉटम पे ऊपर पहुंचा। तो उन्होंने बताया हुआ था कि शुरू हुआ था टाइम 0 पे, सरफेस पे पहुंचा 0.7 पे और बॉटम पे पहुंचा 1.2 पे। तो शुरू हुआ पॉइंट ए से, सरफेस पे पहुंचा 0.7 पे और बॉटम पे पहुंचा 0.2 पे। अब ग्राफ है मरवान बेटा वेलोसिटी टाइम का, ठीक है। हमें पता है डिस्टेंस निकालना हो तो इसका एरिया निकालेंगे, और एक्सेलरेशन निकालनी हो तो ग्रेडियंट निकालेंगे। उन्होंने कहा हाइट बताएं ए से सरफेस की। हमने कहा हाइट जो होती है वो डिस्टेंस होता है बेसिकली। तो ए से सरफेस तक का डिस्टेंस बताना था, तो बेटा मैंने ये ट्रायंगल का एरिया निकाल के ये एरिया अंडर द ग्राफ निकाल दिया। तो ये डिस्टेंस हो गया ए से लेके सरफेस तक का। फिर उन्होंने बोला कि डेप्थ बताएं लिक्विड के अंदर कंटेनर, लिक्विड की कंटेनर के अंदर डेप्थ होती है बेटा डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड बॉटम। किसी भी कंटेनर की डेप्थ क्या होती है? सरफेस से लेके बॉटम तक का डिस्टेंस। तो हमने बेटा सरफेस से लेके बॉटम तक का एरिया निकाल लिया, तो एरिया अंडर द ग्राफ आ गया बेटा ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा के ये निकाल लिया। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा डीसेलरेशन फाइंड करें। डीसेलरेशन होती है बेटा जब बॉडी स्लो डाउन हो रही होती है। स्लो डाउन मतलब स्पीड कम हो रही है। वहां पे बेटे मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली ग्रेडियंट निकाल के, तो -4 आई, तो डीसेलरेशन +4 लिख देंगे।
और लास्ट पार्ट के अंदर बेटा उन्होंने बोला कि जब पानी के अंदर बॉडी थी ना, तो नीचे तो वेट तो लग रहा था और उसके अगेंस्ट क्या लग रहा था, 0.7 न्यूटन लग रहा था रेजिस्टेंस। तो हमने कहा फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू एम ए होगा। और ये वाटर के अंदर की एक्सेलरेशन -4 गिवन थी पिछले पार्ट में। डाउनवर्ड वेट बेटा एम जी लग रहा था, माइनस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एम ए लगा देंगे, वहां से एम आ जाएगा। चल एक और क्वेश्चन है। अच्छा इसका सिनेरियो अब तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे। अच्छा और तुम लोग खुद अपने ब्रेन में बताओगे कि कौन से पॉइंट पे कहाँ कहाँ पे चीज थी। चलो इसका सिनेरियो भी छोटा है, आराम से पढ़ा भी जाता है। ग्राफ्स बनाने भी पड़ते हैं हमें, या हमजा बिल्कुल। लेकिन ना यहाँ पे हमें ग्राफ्स ना वो फिजिक्स वाले नहीं बनाने पड़ते। यहाँ पे ना ग्राफ बनाते हैं हम मैथ्स वाले। फॉर एग्जांपल वो कहेंगे जी वेलोसिटी की वैल्यू है 2t+5, तो ये वाला ग्राफ बनाना है। अब ये कैसे बनाओगे, अब आपको पता है स्लांटिंग लाइन है, एक्स और टी और वी की वैल्यूज लेके तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। या v इज इक्वल टू 3 × t - 2 होल स्क्वायर +5। तो अब ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक ड्रॉ करना है। मुझे तुमने ये बताओ कि टूल कटिंग टूल जो है ना वो फॉरवर्ड कब से कब, कहाँ से कहाँ तक है, और पीछे को वो कब जाना शुरू हो गया है? ग्राफ के ऊपर मुझे बताओ। यहाँ से यहाँ तक फॉरवर्ड जा रहे हैं, और बैकवर्ड कब जाएगा? 6 से आगे बैकवर्ड हो जाएगा। 6 से आगे यहाँ से जब नीचे जाना शुरू होगा, इसके आगे बैकवर्ड। नहीं 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 नहीं, 6 से आगे नहीं होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 सेकंड तक फॉरवर्ड जाना है उसने। हाँ यहाँ पे ग्राफ की शेप ना बहुत सारे बच्चों को मार देती है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक फॉरवर्ड जा रहे हो, ठीक है। और बस ये 3 सेकंड्स के लिए बैकवर्ड जाना है उसने। अच्छा एक तो ये बात होगी। चलो बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने ठीक फिगर आउट किया, वेरी नाइस। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टूल फॉर फर्स्ट 2 सेकंड्स ऑफ द मोशन। चलिए एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की? ग्रेडियंट होगा। चलो पहले 2 सेकंड्स के लिए ग्रेडियंट निकाल दें। 0.18 - 0 (-2) -y2 - y1/x2 - x1 0.9 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों वाला काम है। अच्छा टाइप 3 ना बिल्कुल ही बच्चों वाला काम। वो जितना मुश्किल काम पीछे से करते हुए आ रहे होते हैं ना, वो एकदम से ना इंसान का ब्रेन एक्सपेक्ट ही नहीं करता इतना आसान काम। 0.09, सॉरी सॉरी सॉरी। ऑलराइट, द डिस्टेंस टूल मूव्स फॉरवर्ड। हाँ जी फॉरवर्ड मूव करवाएं टूल को, कितना डिस्टेंस है? एरिया अंडर द ग्राफ निकाल देंगे। ट्रिपीजियम का एरिया निकाल लें, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कितना आंसर आता है? 1.08 मीटर। अच्छा तीसरे पार्ट के ऊपर बात करते हैं। हाँ जी तीसरे पार्ट, ये ट्रेपीजियम का एरिया निकाला बेटे मैंने। ये लेंथ 8 थी, ये 4 थी, और ये 0.18 था। हाँ जी भाई। अ, वापसी पे उन्होंने क्या बताया, मैक्सिमम स्पीड कितनी है? ये इस ट्रायंगल की हाइट बता दें। अच्छा देखते हैं, क्या मुझे वापसी का डिस्टेंस पता है कितना है? मुझे वापसी का डिस्टेंस पता है। और 8+4 क्यों किया? सम ऑफ पैरेलल साइड हामिद। ये वाली साइड 4 थी बेटा, ये वाली साइड 8 थी, सम ऑफ पैरेलल साइड। मुझे वापसी का डिस्टेंस बताया कहीं पे उन्होंने? जरा चेक करना, क्वेश्चन ने बताया हुआ है। ये क्वेश्चन की ये वाली 3 लाइनें पढ़ना, क्वेश्चन ने वापसी का डिस्टेंस बताया होगा। लाइन जरा पढ़ें, देखें किसी को पता चलता है वापसी का डिस्टेंस कितना है। क्वेश्चन के अंदर बड़ी एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। द टूल मूव्स फॉरवर्ड while 8 seconds while cutting and takes 3 seconds to return to its or starting position. Return to its starting position is a very important thing. अगर कोई चीज अपनी स्टार्टिंग, अगर एक चीज आगे गई थी और वो वापस अपनी जगह पे रिटर्न करके आ गई, तो इसका मतलब है वो जितना डिस्टेंस आगे गई थी, 1.08 मीटर आगे गई थी, 1.08 मीटर अगर वो आगे गया है, तो उसको अगर वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाना है, तो उसका बैकवर्ड डिस्टेंस भी 1.08 मीटर होएगा।
तो बेटा इस ट्राइंगल का मुझे एरिया पता चल गया, तो अब मुझे इसकी इसकी असल में निकालनी है मैक्सिमम स्पीड। दैट मींस मुझे इस ट्राइंगल की हाइट निकालनी है। तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया 1.08 पता चल गया, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस है 3 और हाइट नहीं मुझे पता। सो आई थिंक 0.72 आ जाएगी। तो वापसी पे उसकी ग्रेटेस्ट स्पीड जो थी वो 0.72 मीटर्स पर सेकेंड थी। ठीक है।